हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और ये चलिए, ये है मेरी लेक्चर नंबर 5 कह सकते हो। ये 5वीं टेस्ट है जो मैंने ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट बीपीएससी की डाल रखी है, जिसमें से एक फुल लेंथ टेस्ट है, एक मॉडर्न इंडिया का कंप्लीट 150 क्वेश्चन सेट है, एक आपको जनरल साइंस की कंप्लीट टेस्ट है और एक दो छोटे मोटे टेस्ट है। ठीक है, ये जो है ना, मैंने सेकंड सेट है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन टोटल कराया है। और इसकी सोर्स क्या है? तो इसकी सोर्स है आपको इम्तिहान। ठीक है, इम्तिहान एक कंटेंट डेवलपर है, कह सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मान सकते हो। क्वेश्चंस इनकी अच्छी रहती है, नो डाउट। मुझे जैसा लगता है, मुझे जैसा पता चला है कुछ सोर्सेस से, तो ये इम्तिहान वाले ही पहले एडिटोरिया वालों की टीम के साथ थे। एडिटोरिया का जो कंटेंट बनता था वो इनसे ही बनता है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपकी होगी 150, मैक्सिमम मार्क्स आपकी 150 है। ठीक है, ड्यूरेशन 2 आवर की एग्जाम है। मैं इसको एक्सप्लेनेशन बिट बाय बिट करूंगा। टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। सॉल्यूशन अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से जो क्वांटिटीज है ना, किसकी यूनिट्स करेक्टली मैच नहीं है। यूनिट की बात कर रहे हैं तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये तो गलत हो गया। स्ट्रेस की होती है पास्कल। स्ट्रेस एक तरीके का प्रेशर है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको ही हम लोग पास्कल कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस जो है ना, एक रिएक्शनरी फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो ना बाहर से, तो एक ऑब्जेक्ट भी अंदर से एक फोर्स लगाती है, तो उसी को रिएक्शनरी फोर्स कहते हैं, जो आपके फोर्स की रिएक्शन में लगेगी। ठीक है, तो रिएक्शनरी फोर्स जो हुई ना, जैसे मान लीजिए ये एक ड्रम है, ये एक आयरन रॉड ले लीजिए, आप ऊपर से बीट कर रहे हो तो नीचे से एक फोर्स लग रहा है, जो कि ये इसकी मॉलिक्यूल्स इस ऑब्जेक्ट की जो मटेरियल्स है ना वो लगा रही है आप पे, ताकि इसकी शेप ना चेंज हो। ठीक है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं, एक तरीके से रिएक्शनरी फोर्स है। तो ये तो इसकी यूनिट करेक्ट दे रखी है। ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। देखिए, एंगल होती है प्लेन की। जब सॉलिड एंगल की बात करें ना हम, तो सॉलिड एंगल क्या हो जाता है? सॉलिड एंगल हो जाता है, जैसे मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर का एक पार्ट है, उसकी हमें एक पॉइंट से एंगल को कट करनी है। ठीक है, तो ये एंगल की कुछ विड्थ भी होगी, तो यहाँ इसी एंगल को कहेंगे सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो स्ट्रेस और सॉलिड एंगल तो बिल्कुल करेक्ट है, फोर्स हमारा गलत है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ये तो बच्चों को भी पता होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम, तो ये वोल्ट गलत है। ठीक है, तो ए और डी गलत हो गया। तो ए और डी गलत हो गया, दैट इज मोर देन। अब देखिए क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो मोर देन 1 होगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस बात का ख्याल होना चाहिए आपके मन में कि क्या पूछ रहा है। जैसे मैं एग्जाम में जाता हूं ना, तो मैं सबसे पहले जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो मैं सबसे पहले उस पार्ट को कलर करता हूं, उस पार्ट पे टिक करता हूं जो पूछ रहा है। नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सीक्वेंस, नॉट वाले वर्ड को या फिर ट्रू वाले वर्ड को, स्पेशली वाले वर्ड को आप पे फोकस रखना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मोर देन 1 ऑफ द अबव, सो आंसर ई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए कह रहा है विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेस। देखिए प्रेशर पूछ रहा है लिक्विड और गैसेस की। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो लिक्विड और गैसेस की प्रेशर को मेजर करता है मैनोमीटर। ठीक है, और सारी डिवाइसेस का हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी क्या मेजर करता है। बैरोमीटर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर। ठीक है, बैरोमीटर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर। एक मिनट में थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बैरोमीटर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर। ठीक है, अब देखिए हाइग्रोमीटर। अब वो देखिए कीवर्ड पकड़ना है। हाइग्रो मिस होता है मॉइस्चर, मतलब वाटर का मतलब हल्का सा मॉइस्चर की बात हो रही है। हाइग्रो का मतलब हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजरमेंट। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, क्लियर है। अब चलते हैं हाइड्रो मिस में तो वाटर ही होता है, लेकिन ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिलेटिव डेंसिटी बताएगी वाटर को, डेंसिटी। मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, हाइग्रो में डी आता है क्या? नहीं आता ना, हाइग्रो में डी आता है, तो डी मतलब डेंसिटी। हाइड्रो का दोनों का मतलब वाटर हुआ, मॉइस्चर हुआ हाइग्रो का मतलब, लेकिन यहां पे डी आ रही है तो रिलेटिव डेंसिटी की बात होगी। देखिए ट्रिक्स क्यों रखता हूं मैं? ट्रिक्स मैं इसलिए रखता हूं ताकि एग्जाम में जो एग्जाम देने जाएंगे ना, तो बहुत सारा बर्डन होता है हमारे दिमाग पे। कुछ लोगों की बैकग्राउंड साइंस नहीं होती, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि याद नहीं होता उनको, तो उनके लिए ट्रिक होता है, मेमोनिक्स होता है। लोकल लैंग्वेज में हिंदी में बनाइए, मैथिली में बनाइए, भोजपुरी में बनाइए, मगही में बनाइए, कुछ में भी बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन बनाइए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि इनमें से जो गिवन क्वांटिटीज है ना, इनमें से कौन वेक्टर नहीं है। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं आपको, मैं पहले नहीं है उसकी भी बात करूंगा। तो कौन नहीं है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम ई से। ये क्या होता है ना, एक तरीके का फील्ड हुआ। ठीक है, एक चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। मान लीजिए टेस्ट चार्ज वैसे चार्ज को कहते हैं जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो उस चार्ज को हम लेके आएंगे उस रीजन में।
चार्ज अगर सेम, तो चार्ज क्या होगा, या तो डिफ्लेक्शन शो करेगा या अट्रैक्शन शो करेगा, दैट इज चार्ज रिपल्सन भी शो कर सकता है, अट्रैक्शन भी शो कर सकता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना एक डायरेक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है जो कि करंट फ्लो या फिर फ्लो ऑफ चार्ज के जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, हमें इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, मैं तो इस पर कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखिए मोमेंटम जहां भी आ जाए ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, देखिए मोमेंटम होता है एक लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, ये होता है m इंटू वी, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, तो मेरा काम हो गया, मतलब ये दोनों हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं मास पे। मास होता है मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में उसके अंदर क्या मटेरियल कंटेंट है उसको कहते हैं मास। तो क्या आप पूछोगे क्या कि भाई 60 kg नॉर्थ डायरेक्शन में जाके मुझे ये मास दे दो, या फिर 70 किलो आलू को लेके आप साउथ के डायरेक्शन में ही चलो, ऐसा कहोगे क्या, नहीं ना, कोई कंपल्सन तो नहीं होता ना। तो मास हमारा सीधी सी बात है स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, जो कि मास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रेशर, देखिए कह रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं ना, किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं पानी के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, तो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, बाल्टी है, ठीक है, इसमें भर रखा है पानी, पानी भर रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हम किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे हमको प्रेशर निकालना है कि इस पॉइंट पे इस पूरे फ्लूइड की वजह से क्या प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रेशर की फॉर्मूला होता है रो जी एच, घबराना नहीं है, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, जिस पानी में ये तैर रहा है या जिस फ्लूइड में ये तैर रहा है उसकी डेंसिटी होती है रो, ठीक है। डी होता है, अब देखिए ये पॉइंट है तो कुछ तो ग्रेविटी लगेगी ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी मान लीजिए। एच होती है डेप्थ, इस वाटर की इस पॉइंट तक डेप्थ, ठीक है, समझ में आ गया। तो रो जी एच से निकलती है, रो होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो ठीक है, मतलब आपको पता चल गया कि डेंसिटी से निकल रही है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है उसकी, प्रेशर पॉइंट पे डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, डेप्थ पे भी डिपेंड कर रही है, आप देख लो रो जी एच, ठीक है। और साथ में ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग जी कहें उस पर भी डिपेंड कर रही है। तो किस पे नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है सिर्फ विस्कोसिटी पे, तो 1, 2 एंड 4 पे कर रही है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट होगा, आंसर सी होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, टू बी वेरी मच प्रिसाइज, टू बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हो, आप डीवाईएसपी बनने वाले हो, एसडीएम बनने वाले हो, बीडीओ बनने वाले हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लिंगुअल बैरियर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आप इंग्लिश को भी समझो, क्या दिक्कत है। आप आगे जाके ऐसा तो नहीं करोगे ना कि कोई अगर आदमी आया, कोई मानिए कोई फॉरेन से आया आपके ऑफिस में, कुछ काम कराना है, वो इंग्लिश में बात कर रहे तो आप उसको बोल दोगे क्या, आप हिंदी में बात करो ना, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। यू विल हैव टू फेस द थिंग्स जो आपके पास आने वाले, आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। चलते हैं, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन जो है ट्रू नहीं है, ठीक है, समझते हैं। तो कहता है लाइट की स्पीड जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम में, ऐसा है क्या, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए तो उसकी स्पीड जो होती है ना लाइट की वो कम हो जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है हमको, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर लाइट की स्पीड जो होती है ना वैक्यूम में वो सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, तो सबसे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम होती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, लाइट की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमको मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, साथ में स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जहां पे हम लोग उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है। अब देखिए मैं बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूं, मैं कोई इंग्लिश तो यूज नहीं कर रहा हूं। तो देखिए तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो जिस मीडियम की हमको निकालना है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अगर उस चीज़ की स्पीड लाइट घट जाए, कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी ना, तो सीधी सी बात है इन्वर्स रिलेशन है। तो अब देखिए तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया क्योंकि कह रहा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, स्पीड तो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए कुछ फैक्चुअल फिगर्स हैं, बीपीएससी देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वाटर का 1.33 होता है, ग्लास का 1.53 होता है। एक आप डायमंड का भी देख लीजिएगा, गूगल करके याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत मजा आता है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन कीजिए, आपकी बीपीएससी ऐसे निकलेगी। कुछ नहीं है, प्रीलिम्स तो बस एक है कि एक हवा बन गया है, कट ऑफ बहुत जाता है, कट ऑफ बहुत जाता है। अगर आप उस पर लगिए तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने किया है तभी मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना वो टेक प्लेस होता है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू, ग्लास से किस में जाएगा जो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो पहला कंडीशन मैं आपको बताता हूँ टीआईआर का, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। इसका सबसे पहला कंडीशन है ना डॉक्टर साहब है कंडीशन इसका, ठीक है। एक मिनट, देखिए डॉक्टर साहब के कहने का क्या मतलब हुआ कि लाइट जो होगा ना वो डेंसर से रेयरर की तरफ, डेंसर से रेयरर की तरफ चलेगा। मतलब जैसे मान लीजिए ग्लास है ऊपर, नीचे नीचे एयर है, तो ग्लास से एयर में लाइट घुसेगा ना तभी टीआईआर पॉसिबल है, ठीक है। तो आप याद रखिए, ट्रिक से याद रखिएगा, डॉक्टर साहब को आना चाहिए टीआईआर के लिए, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर में आना चाहिए, तो ग्लास से एयर में आ सकता है, तो वो भी तो रेयर है ना, ग्लास से तो रेयर है ना, रेयर कहने की मतलब डेंसिटी उसकी कम है, तो एयर हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब देखते क्या क्या हो जाएगा। वाटर हो जाएगा, बिल्कुल ग्लास से तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास की तो डेंसिटी जो होती है वो रेयर होती है एज कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी रेयर होती है एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है। अब देखिए ग्लास से ग्लास जाएगा, तो ग्लास से ग्लास गया भाई साहब, तो फिर उसमें चेंज क्या हुआ, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, मीडियम ही चेंज नहीं हुआ। मीडियम तो चेंज होना हमारा प्रोमिनेंट है ना, प्रोमिनेंट कंडीशन है मीडियम चेंज हो। सेकंड कंडीशन है कि वो डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट ट्रैवल करे, तो ये भी कट गया, डी कट गया। और डायमंड तो बहुत ज़्यादा होता है डेंसर, तो डेंसर से मोर डेंसर में जा रहा है, तो टीआईआर पॉसिबल नहीं है, तो बी और सी होगा, तो हमारा हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर ई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, तो देखिए रेडियो वेव तो बिल्कुल नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये तो कट गया। रेडियो वेव हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कट गया हमारा, ठीक है। एक्सरे भी कट गया, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव्स तो होगा ही नहीं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव को कहते हैं जो कि जिसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से वो चलती है, ठीक है। तो वाटर वेव की अगर हम बात करें, तो वाटर वेव जो है हमारा वो है हमारा मैकेनिकल वेव्स, जो कि मैकेनिकल वेव। अब देखिए मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करें ना, तो उसमें ऑसिलेशंस मैटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑसिलेशन जो होगा ना वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी ट्रांसफर हो कैसे होगी। ऑसिलेशन का मतलब आप बैठे हैं नदी किनारे मान लीजिए, और ये पॉन्ड है, पॉन्ड के किनारे आप बैठे हैं किसी की याद में, ठीक है, किसी की याद में बैठे हैं, दिल टूटा है आपका, ठीक है। लड़का ही बनाऊंगा, लड़कों का ज़्यादा दिल टूटता है, तो ये पत्थर उठा के फेंक दिए यहाँ पे, ठीक है, पत्थर उठा के यहाँ फेंक दिए, तो एक वेव ऑसिलेट होते हुए उन तक आई, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस प्रोवाइड किया हम, और एनर्जी ट्रांसफर होकर हमारे तक आई। तो वाटर वेव में, मैकेनिकल वेव में ऑसिलेशंस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और एग्जांपल जब हम समझ लेते हैं मैकेनिकल वेव की। तो साउंड वेव होता है, साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव है। वाटर वेव तो है ही, ठीक है, जो आपने किया। और स्प्रिंग में जो वेव आती है, जिसको आपने खींच के लंबी करके छोड़ देते हैं मजे लेने के लिए, ठीक है। जैसे आप रोप्स को जंप करते हैं, सेस्मिक वेव हो गई, ठीक है। सेस्मिक कहने का मतलब जो अर्थक्वेक की वेव हो गई, सारी मैकेनिकल वेव है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी, अब मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, एब्सोल्युटली डाल दूंगा, आप परेशान मत होना, लेकिन इसकी सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। सॉल्यूशन भी मैं खोजूंगा, अगर मिल गया तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। देखिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, इसमें हम टेम्परेचर नहीं दे रहे, चेंज नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर, मान लीजिए टी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसमें हीट पर प्रोवाइड करना है, इतनी हीट जिससे वो सब्सटेंस होना एक स्टेट से, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ की टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं हम लैटेंट हीट, इसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, सेंसिबल हीट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। सेंसिबल हीट क्या कहता है, सेंसिबल हीट क्या होता है ना, एक ऐसा हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब्ड, या तो हीट रिलीज करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा। कब, जब फेज चेंज ना हो। जैसे आप मान लो किसी आइस को गर्म कर रहे हो और वो आइस का आइस ही रह जा रहा है, क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी फेज चेंज नहीं हो रही है, मान लेते हैं, होता तो है लेकिन मान लेते हैं नहीं हो रही है, तो जितनी एनर्जी वो ले रहा है ना, या तो रिलीज कर रहा है या फिर अब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। समझ में आ गया,
इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अब इतना ही काफ़ी है इसमें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन। तो ईएमएफ जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है? तो ईएमएफ देखिए दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक तो इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके का इलेक्ट्रोरॉड डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए ईएमएफ जो होता है ना किसी भी सेल बॉडी का, ईएमएफ का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम। ये होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, चार्ज ऐसे निकल के इलेक्ट्रॉन जा रही है, तो एक प्रेशर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की मूवमेंट हो। तो जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है ना वही एक फोर्स होता है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। तो वो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो मटेरियल है जो हम लोग डाल रहे हैं, और एक चीज़ समझिए ईएमएफ का सेल क्या आता है ना, वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए एक बैटरी है, इसमें हम लोग 2 रॉड डाल रहे हैं, इसी को, और इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये हुआ रॉड्स। तो रॉड्स की मटेरियल पे जो सेल में यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। किस पे नहीं डिपेंड करता है वो समझते हैं। शेप पे नहीं डिपेंड करता है, आप शेप कैसा भी यूज़ कर लो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड कितना है ये भी डिपेंड नहीं करता, ये भी काट दो। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या डाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेल को ईएमएफ से, ठीक है ना। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए चीज़ों समझने के लिए तो बहुत है, मेरी बैकग्राउंड ही ऐसी है कि मैं इसमें चाहूँ तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक नहीं पढ़ रहे हैं, ख्याल रखना इन चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए रोज़ मेटल किसकी एलॉय है, रोज़ मेटल जो है वो किसकी एलॉय है, तो देखिए समझते हैं। ये है आपको BI PBN SN की, ठीक है, मतलब समझते हैं बिस्मथ लेड और टीन की, SN मतलब टीन होता है, ठीक है, इसकी है। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारी दे रखी है, उनका समझते हैं कि वो किसके किसके हैं। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं कॉपर, जिंक और आयरन की बात करें तो ये है आपको जर्मन सिल्वर। मैंने इससे पहले वाली टेस्ट में भी साइंस की 150 क्वेश्चन कराई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप परफेक्शनाइज की जाके देख सकते हैं। देखिए जर्मन सिल्वर कहने को सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं है, याद रखिएगा कॉपर, जिंक और आयरन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। एक होता है 60%, कॉपर 60%, जिंक एंड आयरन 20% होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए डेल्टा मेटल की, अब देखिए कॉपर, जिंक और आयरन की बात कर ले तो वो जर्मन सिल्वर है। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, कॉपर, जिंक और निकल है जर्मन सिल्वर। ओहो, आई फॉरगॉट दिस टर्म। ओके, ये जो है ना ये आपको है जर्मन सिल्वर। आई एम सॉरी फॉर दिस। जर्मन सिल्वर, देखिए मुझे पढ़ाने की आदत है नहीं इतना, लेकिन जब बोलना पड़ता है ना तो दिमाग में कुछ पता नहीं कहाँ चला जाता है सबकॉन्शियसली। अब देखिए निकल, कॉपर, जिंक और निकल के कॉम्बिनेशन को जर्मन सिल्वर कहते हैं, लेकिन अभी भी याद रखिएगा इसमें सिल्वर नाम का कोई टर्म नहीं होता है, ठीक है। और कॉपर लेते हैं हम लोग 60%, जिंक और निकल लेते हैं 20%, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉपर, जिंक और आयरन की, तो ये इसको कहते हैं डेल्टा मेटल। अच्छा, डेल्टा मेटल को यूज़ करते हैं एरोप्लेन बनाने में, एयरप्लेन के ब्लेड्स बनाने में। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, ठीक है। अब देखिए ये तो रोज मेटल हो गया, ये रोज मेटल हो गया। रोज मेटल का यूज़ कहाँ है, इसको ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने के लिए करते हैं। फ्यूज़ एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम लोग लगाते हैं घर में, जिससे क्या होता है हमारे घर में, जैसे मान लीजिए कोई फॉल्ट करंट या इलेक्ट्रिकल करंट में कोई बहुत बड़ा वो हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए हाँ, एक होता है इसको कहते हैं टाइप मेटल, इसको यूज़ करते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। इतना ही, ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म होते हैं, उसे एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है, जिनकी न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 0 है। जिसमें कौन सा ऐसा आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है। पहले समझ लेते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स एक तरीके का एटम्स है किसी भी केमिकल एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, मान लीजिए ये एक मेटल है जेड या एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर जिसका सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। जेड मान लीजिए एक्स एंड जेड 2 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर को मान लीजिए हम लोग नीचे लिखते हैं, तो ये मान लीजिए 2 है बट मास नंबर यहाँ पे x हो जाएगा और y हो जाएगा, तो मास नंबर वेरी करेगा। तो वैसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, आर नोन एज आइसोटोप्स। उसी को आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग कि हाँ, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन होते हैं। तो एक होता है प्रोटियम,
एक होता है ड्यूटेरियम, यही ड्यूटेरियम है एटॉमिक बम वाला, ठीक है। एक होता है ट्रिटियम। इस हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं, इसकी 1 होती है एटॉमिक मास, इसकी होती है आपको 2, इसकी होती है आपको 3। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिए ये तीनों को ना, इस तीनों को आप ध्यान रख लो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 किसका होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये बीपीएससी बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एटॉमिक नंबर आपको प्रोटॉन प्लस, अगर कोई भी एक मेटल स्टेबल है ना तो उसकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होती है। एटॉमिक नंबर आपको, और इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकती है, प्रोटॉन नहीं। तो प्रोटॉन की वैल्यू हुई 1, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पता चल गया हमको, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको, एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक मास जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है बराबर एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू को ऐड करके निकालते हैं हम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो मास होता है ना उसी को एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 1 मान लीजिए, इसको तो प्रोटॉन के बराबर कर लीजिए, या यही इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा किसी स्टेबल मेटल का, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, एटॉमिक मास गिवन है, प्रोटॉन हमें पता है, तो अब देख लेते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करके। तो देखिए Z = n+p हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकल जाएगा, Z - n से निकल जाएगा, ठीक है। Z, अब देखिए तीनों की निकालते हैं। पहली वाली प्रोटियम की देखिए, एटॉमिक मास है 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, तो ये हो गया ना 0, तो यहाँ न्यूट्रॉन 0 आ गया ना, तो आगे सोचना ही नहीं है, तो प्रोटियम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटियम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है, 1 मिनट, प्रोटियम तो मैंने चेक कर लिया, तो ऑप्शंस और भी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 होगा, ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ड्यूटेरियम के देखेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, दैट इज 1, दैट इज न्यूट्रॉन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ट्रिटियम की बात करेंगे तो 3 - 1, न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटियम हमारा आंसर होगा 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए इसमें से करेक्टली मैच बताना है कोलाइडल सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन ये वैसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह निकले, दिल्ली में अगर आप हैं मान लीजिए, ठीक है, आप निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे निकले, तो आपको दिखा कि अरे धुंध बहुत है, धुंध के साथ काली काली धुंध दिख रही है, ऐसा क्यों है, तो फॉग जो है ना उसके साथ पॉल्यूशन भी मिक्सड है, तो ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। आपके पास एक ग्लास है, उसमें लिक्विड है, उसमें आपने क्या किया कि कुछ लकड़ी के टुकड़ों के छिलके को, छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को उसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया, तो वो भी एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो जैसे फोम हो गया, इमल्सन हो गया, जेल, जैसे आप जब बटर देख लीजिए, जैसे क्लाउड देख लीजिए, मिस्ट देख लीजिए, ठीक है ना, जैसे क्रीम हो गया, ये सारा कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि अगर चीज़ें होती क्या है। देखिए ये क्वेश्चन तो बीपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि लोग इस पर मिस्टेक करते ही करते हैं, इसको मैं 5 स्टार मार देता हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब देखना है इसमें कौन सा सॉल्यूशन किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 तरीके का फेज होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें हम लोग मिक्स करते हैं। मीडियम जिस चीज़ को डाल रहे हैं, जिसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले समझते हैं, जब भी किसी गैस में, लिक्विड में किसी गैस को मिक्स करते हैं तो वहाँ बनता है फोम। लिक्विड में जब गैस को मिक्स करेंगे तो बनेगा फोम। डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब लिक्विड में गैस को मिक्स करेंगे तो बनेगा फोम। हम जेल की बात करते हैं, तो किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड में लिक्विड को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। इमल्सन की बात करें हम, तो इमल्सन हो जाएगा लिक्विड में लिक्विड, ठीक है। जैसे इमल्सन की कुछ एग्जांपल देख लीजिए, तो इमल्सन का एग्जांपल हो जाएगा मिल्क, दूध, क्रीम, मायोनीज जो खाते हो आप मोमोज के साथ, ठीक है। एरोसोल की बात करें तो लिक्विड प्लस गैस की मिक्सचर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ए है आपको एरोसोल, एरोसोल जो है मैंने आपको बताया ना, ए का हो जाएगा क्लाउड्स, ठीक है। बी का हो जाएगा इमल्सन की बात करेंगे तो इमल्सन मैंने आपको बताया ना, लिक्विड प्लस लिक्विड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाए आपको मायोनीज,
A का 2, B का 4, A का 2, B का 4। आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जेल की। जेल की बात करेंगे तो जेल मैंने आपको बताया ना, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड की बात किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चीज़ क्या होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड होता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब हम लोग फोम की बात कर लेते हैं। यहाँ बात की थी हम लोगों ने लिक्विड प्लस गैस की, तो वो हो जाएगा विप्ड क्रीम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 3, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 2 4 1 3। देखिए मैंने इसमें इतना टाइम क्यों दिया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है, एग्जाम में आप डायरेक्टली फेस कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर और देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कह रहा है विच एलिमेंट अलॉन्ग विद द केमिकली सिमिलर एलिमेंट स्कैंडिनियम येट्रियम आर ऑफन कलेक्टिवली नोन एज द रेयर अर्थ मेटल। तो इन लोगों के साथ रेयर अर्थ मेटल भी कौन कौन सी होती है, तो वो होती है लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड इसका आंसर जगह देखिए, लैंथेनॉइड जो होता है ना 4F ग्रुप का है, ठीक है। ये सीरीज जो होता है 15 एलिमेंट कनेक्ट करता है, जिसके एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक आते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको ही हम लोग रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। जल्दी क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये हिंदी सेगमेंट, मैं ये PDF को डाल दूंगा, एब्सोल्युटली डाल दूंगा। आप अगर नहीं जुड़े हो मेरे टेलीग्राम से ISP से सिंप्लीफाइड से जुड़ जाओ, मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है केरूसाइट, ठीक है ना, केरूसाइट इज एन इंपॉर्टेंट ओर एंड कॉमनली सेकेंडरी मिनरल ऑफ विच मेटल। देखिए ओर का मतलब होता है जहां से हम लोग मेटल को, मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक एकदम रॉ मटेरियल होता है जो एकदम मिला हुआ होता है, तुरंत मिला हमें, ठीक है। तो केरूसाइट या फिर कुछ सेरोसाइट पढ़ सकते हैं आप, ये होता है लीड का, ठीक है ना। इसको ही हम लोग कहते हैं लीड कार्बोनेट, PbCO3। केरोसाइट को हम लोग केमिकली PbCO3 भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ओर है, सेकेंडरी मिनरल है लीड का, ठीक है, समझ में आ गया। लीड मतलब होता है सीसा, जो कि नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ओर की बात करें तो PbS, दैट इज गैलेना, ठीक है, इस चीज का याद रखना आपको, ठीक है ना। अब देखिए कैल्शियम की ओर भी देख लेते हैं, डोलोमाइट। इसकी फॉर्मूला होती है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसकी और सारी ओर देखेंगे तो कैल्साइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा, CaCO3, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे मौका आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है विच गैस इज यूज्ड इन सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री फॉर इट्स एनेस्थेटिक एंड पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट। पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट के लिए सर्जरी के वक्त डॉक्टर्स या फिर डेंटिस्ट्री जो होते हैं, जब दांत उखाड़ते हैं तो फिर कौन सी गैस यूज करते हैं। तो ये कौन सी गैस यूज करते हैं, इसको देखते हैं। तो ना वो जो गैस होती है ना, वो गैस होती है लाफिंग गैस। अब आपको हंसी आएगा, अरे लाफिंग गैस यूज करेंगे तो हंसते रह जाएगा आदमी, ऐसा नहीं है। लाफिंग गैस जो होता है इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O, ठीक है। इसका दूसरा नाम है लाफिंग गैस, ठीक है। फंसाने के लिए अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है इन्होंने, ठीक है ना। अब एक चीज और समझ लेते हैं, ये हेलियोक्स क्या होता है। तो हेलियोक्स क्या होता है ना, एक ब्रीदिंग गैस है, ठीक है। ये है आपको ब्रीदिंग गैस, ठीक है। ब्रीदिंग गैस कहने का मतलब हुआ कि ये एक मिक्सचर होता है हीलियम प्लस ऑक्सीजन का, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर है। इसका मेन रीजन क्या होता है ना कि ब्रेथ के साथ मिल करके ये नाइट्रोजन जो एयर के अंदर कम हो जाता है ना, एयर के अंदर जो मिक्सचर का जो ऑक्सीजन का जो अलावेंस कम हो जाता है ना, उसको ठीक करता है ये। तो ये मोस्टली यूज होता है जब डाइवर्स जाते हैं समुद्र के अंदर, तब ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अमोनिया तो आपको पता ही है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है विच एसिड इज एसेंशियली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ pH इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो ऐसी कौन सी एसिड होती है जो एसेंशियल होती है हमारे बॉडी में pH को मेंटेन करने के लिए, तो वो होती है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट ही है, हमारे पेट में तो है ही ऑलरेडी, जो डाइजेशन में मदद कर रहा है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन भी बहुत एसेंशियल होता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, सबको पता है। लेकिन हाँ, कार्बोनिक एसिड याद रखिएगा, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल एसिड है, जो कि pH को बैलेंस करता है। pH इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे बॉडी के pH को बैलेंस करता है, ठीक है। और एक और एसिड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे DNA RNA के जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन 17 पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं, तो वुड स्पिरिट कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को, ठीक है ना। मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल को आप मेथनॉल भी कह सकते हो, मिथेनॉल, इसी को ही हम लोग वुड स्पिरिट कहते हैं। अब एक तरीके से ट्रिक में बताता हूँ आपको। मिथाइल अल्कोहल हुआ अल्कोहल, वुड में जाके जंगल में जाके पी के आ जाओ, पार्टी मना लो, ठीक है। वैसे पीना गलत बात है, मैं नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। 17 चलते हैं, देखिए 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है विच
विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की किस फॉर्म अवेलेबिलिटी है, तो ये आपको है क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको है एमाइड के फॉर्म में। तो अगर हम पूछें नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल है आपकी यूरिया में, तो ये एमाइड के फॉर्म में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज बाइसेक्सुअल एनिमल ओनली, बाइसेक्सुअल एनिमल की कौन है जिसके लिए 2 सेक्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स में कौन कौन से ऑप्शन हैं इसमें, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज एंड लीच जो होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल एनिमल की ट्रेट शो करते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे एनिमल्स जो, देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है बाइसेक्सुअल, इसका मतलब देखिए कहना तो ये चाह रहे हैं कि वो जो होते हैं ना उनमें दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल दोनों, बोथ सेक्स ऑर्गन एक में प्रेजेंट हो, लेकिन ये बाइसेक्सुअल वर्ड हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो होते हैं अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज और लीच, जिसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल्स और फीमेल्स की दोनों की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में होते हैं, मतलब उनमें ही होता है, ठीक है। तो कुछ बाइसेक्सुअल एनिमल जैसे अर्थवॉर्म हो गए, स्पॉन्ज हो गए, लीच हो गए, स्टारफिश भी बाइसेक्सुअल है, फ्लेमिंगो भी बाइसेक्सुअल है, बॉटल नोज डॉल्फिन भी बाइसेक्सुअल है, वेल, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, ये सब बाइसेक्सुअल है, तो हमें याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। तो एक ऐसा सब्सटेंस बताना है हमें जो कि सेल में प्रोड्यूस होता है जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और वो हमें बचाता है, दूसरों सेल को बचाता है इन्फेक्शन से, तो वो सब्सटेंस जो कहते हैं हम लोग इंटरफेरॉन, उसको कहते हैं इंटरफेरॉन। एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमको हेल्प करता है बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, जो फाइट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है ना, इवन कैंसर से भी फाइट करता है। आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, सेरोटोनिन क्या होता है। सेरोटोनिन कुछ नहीं होता है, केमिकल होता है जो कैरी करता है मैसेज को नर्व सेल से ब्रेन में आपके बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। और हिस्टामिन, हिस्टामिन तो आपको पता होना चाहिए, एक केमिकल होता है जो कुछ बॉडी में पाया जाता है, बॉडी सेल्स में, जिसके कारण एलर्जीज, रनिंग नोज और स्नीजिंग भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो भी सोलर एनर्जी से प्लांट पे फॉल करता है ना, उसको फोटोसिंथेसिस पे यूज़ करती है, ठीक है। तो कितने परसेंट को यूज़ करती है, मान लीजिए 100, देखिए एक डेंसिटी होगा उसका, ठीक है ना, कुछ कि एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना फॉल कर रहा है, तो समझ लीजिए 100 यूनिट फॉल कर रहा है, तो वो कितना परसेंट, तो लगभग 2 से 10% को वो कन्वर्ट करते हैं। पेड़ जो होते हैं 210% कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को, उस सोलर एनर्जी को अपने केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस से। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन जो है वायरल डिजीज नहीं है। तो एक समझिए मलेरिया, मलेरिया तो बिल्कुल वायरल नहीं है, ठीक है, ये प्रोटोजोन डिजीज है जो कैरी करती है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, ठीक है। और देखिए सिप्लिस जो है ये सेक्सुअल डिजीज है, सिप्लिस जो है वो सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन, मैंने आपको बता दिया। सिप्लिस जो है ना वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ये हो गई बैक्टीरियल डिजीज, ये हो गई प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि वायरल कौन कौन है। हर्पिस वायरल है, स्मॉल पॉक्स वायरल है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर वायरल कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं, तो देखिए चिकन पॉक्स होते हैं, हर्पिस होते हैं, हर्पिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, याद रखिएगा। स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एड्स वायरल डिजीज है, मम्प्स, मिसल वायरल हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कह रहा है, स्वीट पोटैटो जो होता है वो मॉडिफिकेशन है किस चीज़ का, वो मॉडिफिकेशन है आपको एडवेंटियस रूट का। एडवेंटिटस रूट का कहने का मतलब हुआ स्वीट पोटैटो, जो कि एक मॉडिफाइड एडवेंटिटियस रूट है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि कुछ सर्टेन लोकेशन पे ना अलॉन्ग स्टीम के साथ उसको हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बस नहीं जानना था इसमें, अब इसके कुछ और एग्जांपल जान लीजिए मॉडिफिकेशन का। तो जैसे कासावा ट्री होता है, डालिया जो होता है जो आप लोग ठंडे के टाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कह रहा है विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन नहीं है। देखिए पोटासियम है, बिल्कुल एब्सोल्युटली है, ठीक है ना, तो पोटासियम है, बिल्कुल है, मैग्नीशियम है। अब आपको लगे कैल्शियम तो नहीं होना चाहिए, कैल्शियम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों के कंपोनेंट अलग अलग है।
क्वांटिटी कितनी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सोडियम नहीं है, ठीक है ना, सोडियम नहीं है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो कि बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि मोस्ट नीडेड हैं। उनमें हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पी, पोटासियम के एंड सल्फर एस, ये मोस्ट नीडेड है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में आप कैल्शियम को भी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाइए 25 पे। विटामिन डी हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी, दे आर टॉकिंग अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। विटामिन डी जो होता है वो किस एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें हेल्प करता है, तो वो है आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को हेल्प करता है विटामिन डी एब्जॉर्ब करने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी स्टोर्ड बाइल। कौन सी ऐसी ऑर्गन है जो बाइल को स्टोर करती है, तो वो है गॉल ब्लैडर। देखिए इनका एक चीज़ है ना कि ये साइंस के क्वेश्चन सारे एक जगह ही डाल दिए हैं, लेकिन ये है फुल टेस्ट साइंस के, वो एक जगह ही डील कर दिए इन्होंने, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ठीक है। देखिए 50% जो होता है ना बाउल का, लगभग बाइल का जो एक जूस है वो प्रोड्यूस होता है लीवर में, ठीक है ना, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये एक पेयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि लीवर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। और जब फूड को हम खाते हैं, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल जूस को रिड्यूस करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। जो भी स्टोर्ड बाइल जूस है उसको रिलीज करता है। किस लिए? मेनली इसका काम है ना फैट को तोड़ना, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। इसको फैट ग्लोब्यूल्स भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा ऑन व्हाट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड। ब्लड ग्रुप को किस चीज़ पे क्लासिफाई करते हैं, तो इसको करते हैं एंटीजेन और एंटीबॉडी पे। याद रखिएगा, एंटीजेन और एंटीबॉडी पे करते हैं, और जिसकी ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रही है या फिर जो ब्लड ग्रुप जिसको डोनेट नहीं कर सकता है उसको नहीं करना चाहिए। करेंगे तो फिर बीमारी होती है और आदमी अपने लाइफ को भी लूज कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है विच गैस इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट। तो जो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, उसको पकाने के लिए, उसमें कौन सी गैस यूज़ करते हैं, तो वो होता है एसिटिलीन। याद रखिएगा, एसिटिलीन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि देखो एक तो पहली बात ये करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अनराइप फ्रूट होते हैं वो हेल्थ के लिए, जो राइप फ्रूट होते हैं ना जिसको हम लोग आर्टिफिशियल राइपनिंग से करते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। C2H2 एसिटिलीन कह सकते हैं। और इसकी जो अगर हम लोग बात करें केमिकल शेप की, तो वो ये हो जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और H, ठीक है। अब आता है 29 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स। स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स होता है फ्रुक्टोज के लिए। याद रखिएगा, इसको ही हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं, और इसका मेन शुगर होता है शुगर बीट्स, शुगर केन और कॉर्न, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये PDF में डाल दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय। दो जो DNA होता है ना, ये एक देखिए जैसे ये, और ये किस चीज़ से बॉन्डेड होता है आपस में, ठीक है ना। तो ये बॉन्डेड होता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से। याद रखिएगा, ये बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। कितना अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, सच में अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि कोई एग्जाम में पूछ देगा और आप फंस जाओगे अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल गुडविल एम्बेसडर ऑफ TV फ्री कैंप। तो इसमें बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर, नेशनल गुडविल एम्बेसडर फॉर TV फ्री इंडियन कैंपेन के लिए इसमें बनाया गया दीपा मलिक को, ठीक है ना। याद रखिएगा दीपा मलिक को। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। कहता है अनवर इब्राहिम वॉज स्वर्न एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम जो है वो कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये बने हैं मलेशिया के। याद रखिएगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 कह रहा है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर द ईयर 2022। चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लिए किनको अवार्ड मिला है, तो ये मिला है आपको पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और ये असम की लीडिंग एनवायरमेंट कंजर्विस्ट हैं, तो याद रखिएगा असम की हैं। और इनको अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन की हाईएस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड है। तो ये तो एग्जाम में एकदम आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। याद रखिएगा पूर्णिमा देवी वर्मन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। विच समिट हैज अनाउंस सेटिंग अप ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। बिल्कुल लॉस एंड डैमेज फंड आपको सरमल सेक में हो रहा है, अभी वो हो रहा था बहुत पहले, COP 27,
ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो होता है वो लॉस एंड डैमेज फंड को लाया है। लॉस एंड डैमेज फंड मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, पिछले 1 महीने पहले में डाला था शॉर्ट्स में, आप जाके देख सकते हो। लॉस एंड डैमेज फंड में क्या है कि जो कंट्रीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई क्लाइमेट चेंज से ना, उनके लिए कुछ फंड तैयार करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है, इसको CCPI भी कहते हैं। विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट को हमें कैरी करना है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी करेक्ट है हमको ये बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 35, हाँ ठीक है, कोई वो कह रहा है इंडियाज रैंक 8th इन इंडेक्स, ठीक है, इंडियाज रैंक 8th इन इंडेक्स, यस ये करेक्ट है। इंडिया जो है वो 8th रैंक किया है, ये करेक्ट है। अब इसमें हम लोग और जान लेते हैं। देयर इज नो कंट्री इन द फर्स्ट 3 प्लेसेस, बिल्कुल ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। याद रखिएगा सीधे चौथे लिस्ट से स्टार्ट किया गया है, सीधे 4th पॉइंट से स्टार्ट किया गया है रैंकिंग को। कहा गया है कि ऐसे कोई कंट्री नहीं है जो टॉप 3 पोजीशन को डिजर्व करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, क्योंकि उन लोगों ने वैसा कुछ काम ही नहीं किया है। तो टॉप 3 को ब्लैंक रखे हैं, चौथे से शुरू किया है। चौथे जो कंट्री है ना, चौथा कंट्री है आपको वो है डेनमार्क, याद रखिएगा 4th है डेनमार्क, ठीक है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो अब दिस इंडेक्स वाज रिलीज बाय UNEP, अब कह रहा है ये इंडेक्स को रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसको तुरंत काट दीजिए, क्योंकि ये किया गया है आपको एक जर्मन वॉच है जो कि क्लाइमेट एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया गया है। तो थर्ड रॉन्ग है, तो ये खत्म, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। COP 27 और CCPI आपको एकदम ध्यान रखना है, रिसेंट न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 36 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क के अगेंस्ट ग्लोबल शील्ड को किस इन्वायरमेंट या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने लाया, तो वो लाया गया ग्रुप ऑफ 7 G7, ठीक है ना, याद रखिएगा G7। साथ में ही इसके एक और वो है ग्रुप है जिसको कहते हैं द वल्नरेबल 20 ग्रुप्स, इसको V20 भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझते हैं, इसको क्लाइमेट रिस्क के लिए लाया गया है, जो कि एड्रेस करता है वीकनेस इन द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर इन क्लाइमेट वल्नरेबल इकोनॉमिक्स थ्रू प्री अरेंज्ड फाइनेंशियल डिसरम्बेंस एज वेल एज द डिजास्टर हैपनिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा G7 लाया है इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा वेयर हैज बीन द उत्तराखंड कैबिनेट डिसाइडेड टू शिफ्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल, नैनीताल से उत्तराखंड के कैबिनेट को कहाँ शिफ्ट करने की बात चल रही है, तो ये चल रही है हल्द्वानी में, ठीक है ना, हल्द्वानी में, ठीक है ना, याद रखिएगा हल्द्वानी है। और ये मीटिंग हुई, इसको चेयर किए थे चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 क्या कह रहा है, कहता है जर्लिन अनिका वॉज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड, ही इज अ प्लेयर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बिहार में पूछता है, इनका डिजाइन किया गया क्वेश्चन काफी प्रेजेबल है। तो जर्लिन अनिका जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, जिनको अभी जस्ट अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपको डीप बैडमिंटन से, ठीक है, डीप बैडमिंटन से है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, डीफ ओलंपिक अभी हेल्ड किया गया था ब्राज़ील में, इसको याद रखिएगा। और वो एक इंडिविजुअल हैं जो वुमेंस मिक्स डबल में इंडिया को जीत के लाई हैं। और कौन सी मेडल लाई हैं, तो 3 गोल्ड मेडल लाई हैं, 3 गोल्ड मेडल, एकदम आपको भूलना तो एकदम नहीं है क्योंकि ये काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जाम है। 3 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जानिए, अभी तक टोटल नंबर ऑफ अर्जुना अवार्ड की बात करें तो 25 लोगों को दिया गया है, 25 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। प्राइज मनी क्या होती है अर्जुना अवार्ड की, तो होती है आपको 15 लाख, ठीक है। अवार्ड अनाउंसमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो डीप बैडमिंटन याद रखिएगा, जर्लिन अनिका नाम तो आपको 100% याद होना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023। तो चीफ गेस्ट कौन होंगे प्रेसिडेंट के 2023 के रिपब्लिक डे के परेड के, तो वो होंगे इजिप्ट के, याद रखिएगा इजिप्ट के, ठीक है ना। ये है हमारा ओकेजन है 74th रिपब्लिक डे जो ईयर 2023 में होने वाला है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, नाम याद रखिएगा। देखिए नाम तो एकदम याद ही रहना चाहिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी के कोर क्रंच ही यही है, बीपीएससी की बेस ही यही है, ठीक है ना। अब्दुल, थोड़ा नाम आप एक काम कीजिए, सीसी याद रख लीजिए, सीसी जी आएंगे परेड देख के जाएंगे, कोई ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, वो इजिप्ट से हैं। क्वेश्चन 40 पे चलते हैं। 40 क्या कह रहा है देखते हैं। विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एज इट्स फ्रेंडशिप एम्बेसडर। देखिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर, आप अगर नीरज चोपड़ा को फॉलो करते हो ना ट्विटर पे, तो आप देखते हो कि वो आजकल स्विट्जरलैंड की बहुत सारे पिक्स डाल रहे हैं, तो उनको स्विट्जरलैंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया है किस चीज़ के लिए, फ्रेंडशिप एम्बेसडर के लिए। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो बर्न में है, ठीक है ना। करेंसी इसकी स्विस फ्रांस है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड
एज द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। याद रखिएगा, लॉ कमीशन में आपको पहले भी ध्यान रखना है, लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना भी है और उसके बारे में भी जानना है कि किनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन 22nd लॉ कमीशन के। तो वो किया गया है जस्टिस ऋतु राज अवस्थी जी को किया गया है। ये एक्स मेंबर हैं KT सकरन एंड प्रोफेसर आनंद पालीवाल। याद रखिएगा, इनके एक्स मेंबर्स जो थे वो KT शंकरन एंड प्रोफेसर आनंद पालीवाल जी थे। KT शंकरन एंड प्रोफेसर आनंद पालीवाल, ठीक है। पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, मिस्टर करुणानिधि एंड मिसेज राका आर्या। याद रखिएगा, मिस्टर करुणानिधि एंड मिसेज राका आर्या जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। और टर्म कितना होता है इनका, टर्म कब एंड होगा 22nd लॉ कमीशन का, तो ये होगा फरवरी 21, 2023 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखिए, टेलीमानस इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव लाया गया। टेलीमानस इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच हेल्थ केयर, किस हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना टेलीमानस इनिशिएटिव का, तो प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट टेली साइक हेल्थ सर्विसेज। मतलब जो साइकोमेट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको थोड़ा सा मेंटल इश्यूज़ हैं, उनके लिए टेलीफोनिक एक, आप अगर डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, आपको अगर वियर्ड फील हो रहा है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीमानस टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा। चाइल्ड हेल्थ, वुमेन हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, ये तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। देखिए, इसी तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे आराम से ले चलेंगे, कोई धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरा टाइम है, लेकिन हाँ, टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। 43 पे चलते, कहता है विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है शुगर का, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है शुगर का, इसीलिए तो डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। हेल्थ इशूज़ देख लीजिए, ठीक है। तो शुगर को कट करना है हमारे लाइफ से। तो लगभग 5 लाख मेट्रिक टन शुगर कैन प्रोड्यूस करता है, 21-22 में किया है इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 44 पे, कह रहा है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सैखारोव प्राइज 2022। सैखारोव प्राइज दिया गया है यूक्रेन के लोगों को, ठीक है ना। देखिए, ये सिंपैथेटिक प्राइज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, कह रहा है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 22nd कॉमनवेल्थ गेम। 22nd कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने कितनी मेडल्स जीती है, तो ये समझते हैं। ये आपको है टोटल नंबर 22, ठीक है ना। याद रखिएगा, पहला प्लेस अमेरिका का था, देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का था, आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। देखिए, पहले तो इस कॉमनवेल्थ गेम की वेन्यू समझ लेते हैं, तो ये थी आपको बर्मिंघम में, ये इंग्लैंड में है। मेडल टैली में फर्स्ट प्लेस आया ऑस्ट्रेलिया, इसमें 67 गोल्ड जीते, 57 सिल्वर एंड 54 ब्रॉन्ज, ठीक है। और याद रखिएगा, इंडिया की रैंक थी 4th। ये दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा, इंडिया की रैंक 4th थी, इंडिया के जितने भी मेडल्स थे वो याद रखना पड़ेगा आपको, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज, याद रखिएगा, ये इंडिया का था, ठीक है। अब इसकी याद रखिए, टोटल 61 मेडल्स इंडिया ने जीता, और इसकी मैस्कॉट जो थी पेरी द बुल, याद रखिएगा, पेरी था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, कह रहा है मिलिट्री एक्साइज, एक होती है उदार शक्ति, एक मिलिट्री एक्साइज है उदार शक्ति, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंडिया और किस कंट्री के बीच में, तो ये कराया गया है मलेशिया के बीच में, ठीक है। याद रखिएगा, ये 4 दिन का जॉइंट मिलिट्री एक्साइज होता है एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया, एयर फोर्सेस के बीच में, इंडिया एंड मलेशिया में, ठीक है ना। और इसकी जो वेन्यू थी ना वो थी आपको क्वांटन एयरफोर्स मलेशिया। 47 पे चलते हैं, कह रहा है प्रोफेसर अभिजीत सेन, बहुत लोग जानते होंगे इनको, जो भी पास किए हैं, वो क्या थे, तो वो थे एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट थे, याद रखिएगा। 2007 में प्रोफेसर सेन ने ही बताया था नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट्स, साथ साथ में उनको अवार्ड दिया गया पद्म भूषण का 2010 में। प्रोफेसर सेन जो थे वो चेयरमैन एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 48 पे, कह रहा है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड्स एड्स डे। वर्ल्ड्स एड्स डे 2022 का थीम क्या था। वर्ल्ड एड्स डे पहले जानते कब मनाया था, ये मनाया था 1 दिसंबर को, और इसकी थीम थी इक्वलाइज विल बी द एज, दैट इज there will be no untreatment or mistreatment with the patients of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एंड वायरल डिजीज़ है, ठीक है। 49 पढ़ते हैं हम लोग, देखिए 49 कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 IFSR, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कितने परसेंटेज हैं ट्री कवर हमारे कंट्री में, ठीक है। तो हमारे कंट्री में ट्री कवर है 2.91%, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ समझ लीजिए, टोटल फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो लगभग 809,537 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 24.62% है इंटायर वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, इंटायर वर्ल्ड का नहीं, हमारे इंटायर एरिया का,
एरिया का। तो याद रखिएगा हमारा एम होता है मोस्टली 33% तक पुराना होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है वेयर इज द 32nd नाटो समिट, 32वां नाटो समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो याद रखिएगा इसको किया गया स्पेन मैड्रिड में। अब देखिए 31st तो हम समझ गए, 31 ये तो 32nd हम समझ गए, अब हम लोग 31st भी देख लेते हैं। 31st को ऑर्गेनाइज किया गया 2021 में ब्रुसेल्स में, ठीक है, जो कि बेल्जियम में है। 33rd जिसको 2023 में किया जाना है ये लिथुएनिया में, और चेयरमैन ऑफ नाटो है आपको जेंस स्टोलनबर्ग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, ठीक है। 51 क्या कह रहा है? हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार अर्थक्वेक क्लिनिक्स हैव बीन ओपनड, इन विच बिहार अर्थक्वेक क्लिनिक जो खुली है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुली है, ठीक है ना। वो खुली है आपको पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में। तो आंसर तीनों हो जाएगा, तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव, याद रखिएगा। बिहार में कहाँ कहाँ? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में। चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे। कहता है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ये है अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह जो हैं वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेजेंट चेयरमैन है, ठीक है। याद रखिएगा असेंबली के स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी। तो अवध बिहारी चौधरी जो है वो स्पीकर है। हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो स्पीकर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, ठीक है। 53 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में बिहार की रैंक कितनी है, कैमी है? तो याद रखिएगा इनकी रैंक है 15th, और रैंक के साथ साथ आपको स्कोर भी याद करना है, ठीक है। रैंक के साथ साथ आपको स्कोर भी याद करना है। इसकी स्कोर है 38.3, हाँ 38.3 है, और इसको इशू किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग तो आपको पता ही होगा, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और साथ में इसकी पहली प्लेस मिली है गुजरात को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 54 पे। 54 कह रहा है वेयर इज द बिहार रोड रिसर्च, बिहार की रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ सेटअप की गई है? की गई है मोकामा में। याद रखिएगा बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेट किया गया मोकामा में, ठीक है ना। इसको किया गया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसी के लाइन में, उनसे ही प्रेरित होकर, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसको मेनली खोला गया है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूटिलाइज कैसे करें, कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी रोड्स को कैसे बिल्डअप करें, ठीक है। क्वेश्चन 55 पे चलते हैं। कहता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बिहार चेंज मेकर अवार्ड, बिहार के चेंज मेकर अवार्ड 2022 किनको मिला है ये समझते हैं। ये मिला है आपको मनोहर कुमार को, याद रखिएगा ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ये मिला है मनोहर कुमार को भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क मान लो, ठीक है। तो बिहार में चेंज मेकर अवार्ड मिला है 2022 का मनोहर कुमार जी को, और ये बिलोंग करते हैं आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन 56 पे। कहता है अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमी सर्वे 2021-22 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी की बात करें तो बिहार की पोजीशन क्या होगी? तो वो है 3rd। काफ़ी अच्छा पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ याद कर लेते हैं, देखिए बिहार की रोड डेंसिटी आपको है 386 किलोमीटर, 3086 किलोमीटर, ठीक है। इसकी रैंक है 3rd, ठीक है ना। इसकी रैंक पहली है केरल की जिसकी है 6617, विच इज का वेस्ट बंगाल की, ठीक है ना, याद रखिएगा। और हमारा बिहार है 3रा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, रोड डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 57 पे, ठीक है। कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद हाई सेक्स रेशियो बिहार एज पर 2011 सेंसस। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 57 पे। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए कह रहा है करेक्ट ऑर्डर बताना है हमको डिस्ट्रिक्ट की, किस चीज़ के लिए? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो बिहार में है ना एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पहला गोपालगंज है, दूसरा सिवान है, तीसरा सारण है, किशनगंज है। याद रखिएगा गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। याद रखिए देखिए भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट, भोजपुरी जोन है ना, उसमें उसकी प्रोमिनेंसी थोड़ा ज़्यादा है, इसमें डोमिनेंसी ज़्यादा है। गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, देन किशनगंज, ठीक है। अच्छा किशनगंज के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। किशनगंज में सबसे ज़्यादा रेन होता है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है हमारे बिहार में, ठीक है। और यहाँ पे आपको पाइनएप्पल की खेती होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिहार की एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको टी की खेती होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों को, और निकलना है एग्जाम से। एग्जाम में निकलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गोपालगंज तो आप समझते ही हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलते क्वेश्चन 58 पे। 58 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है बिहार इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग, बिहार इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग 2021-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है डिस्ट्रिक्ट का जो फिश प्रोडक्शन में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो ये समझते हैं। देखिए सबसे पहला फिश प्रोडक्शन में हम लोग अगर देखेंगे तो ये मधुबनी है,
फिर दरभंगा, मधुबनी दरभंगा में मिथिला बोलने वाले लोग हैं जो मछली के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया मछली भी बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है ना। याद रखिएगा मैं भी मिथिला जोन से ही आता हूँ और यहाँ का कल्चर तो डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट चंपारण, तो याद रखिएगा मधुबनी, दरभंगा एंड ईस्ट चंपारण, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? हाँ, कहता है बिहार इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग रोहतास का कौन सा पोजीशन है फॉरेस्ट कवर के टर्म में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप, इसका है थर्ड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। रोहतास का है थर्ड फ्रॉम द टॉप। अगर हम लोग 2021 की बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो स्टेट का था वो कैमूर का है, सबसे हाईएस्ट की बात करें तो कैमूर का था। उसके बाद था वेस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद था आपको रोहतास, ठीक है। तो कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे, ठीक है। देखिए ऐसे ही निकालेंगे चीज़ों को, मैं ऑलरेडी 3 डाल रखा हूँ वीडियो, आप उसको देखिए, ठीक है ना। 3 ऑलरेडी मॉक टेस्ट में करा रखा हूँ, ये चौथा मॉक टेस्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। 60 कह रहा है कि इन द यूनियन बजट 2022-23 द फिस्कल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखिए फिस्कल डिफिसिट मैं बेसिक लैंग्वेज एकदम देसी लैंग्वेज समझाता हूँ कि स्टेट ने कितना अर्न किया, कितना खर्च करना है, जो आ रहा है पैसा स्टेट के पास हर जगह से, प्लस जो एक्सपेंडिचर में जा रहा है उसके डिफरेंस को फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यूनियन बजट 2022-23 से फिस्कल डिफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है जीडीपी का कितना एस्टिमेट किया गया है, तो वो है आपको 6.4%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6.4%। अगर यही रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो 3.8% है जीडीपी का, फिस्कल डिफिसिट 6.4% है, प्राइमरी डिफिसिट 2.8% है। मैं कभी किसी टाइम में आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सका तो मैं रेवेन्यू और जो यूनियन बजट होगा या फिर बिहार बजट खास करके और रेवेन्यू सर्विसेज मैं इकोनॉमी सर्वे पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। कह रहा है गोल्डन हैंडशेक जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपको पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय फॉर लिविंग द जॉब। एक ऐसे एम्प्लॉय जिनको पैसे दिए जा रहे हैं जॉब को छोड़ने के लिए, उनको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। तो कहते हैं बहुत काफ़ी अच्छा है यार, एक तरीके का जेनरस पेमेंट होता है कि चलिए ठीक है आप जा तो रहे हैं, हालांकि मेरे कंपनी को हर्ट हुआ है लेकिन आप काम आपने इतना अच्छा किया ना कि आपको ये पेमेंट दिया जाता है, एक जेनरस पेमेंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू मिनिमम फंड मेथड फॉर नोटिस इश्यू बाय आरबीआई। तो एक मिनिमम फंड मेथड होता है जो कि नोटिस करता है, इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो बैंकर्स बैंक होता है उसके द्वारा। तो इसमें से कौन उसके बारे में नॉट करेक्ट पूछ रहा है। देखिए नॉट करेक्ट और करेक्ट पे आपको ध्यान रखना है, तो कौन कौन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि हाँ दिस मेथड वाज अडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर 1957। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, 1957 के बाद ही इस मेथड को लाया गया था, मिनिमम फंड मेथड को इंप्लीमेंट किया गया था 1957 के बाद। सेकंड देखते हैं, अंडर द मेथड आरबीआई शुड हैव मोर देन ₹200 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखिएगा इस मेथड के अकॉर्डिंग कम से कम आरबीआई के पास होना चाहिए कम से कम 200 करोड़ के वर्थ की गोल्ड और फॉरेन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बी भी सही है, बी भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी क्या है, कहता है इन विच इट इज मैंडेटरी टू हैव गोल्ड वर्थ ऑफ 115 करोड़ एंड फॉरेन डेब्ट पेपर ऑफ 85 करोड़। अगर फॉरेन के डेब्ट पेपर की बात करें तो 85 करोड़ कम से कम होने चाहिए। अगर आपको इस कंडीशन में मैंडेटरी कंडीशन सही है, ठीक है ना। गोल्ड वर्थ आपको 115 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए, सी भी सही है। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है, अंडर दिस आरबीआई इशू ऑल टाइप ऑफ करेंसी नोट्स। बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों नहीं है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए करेंसी नोट, 1 रुपये नोट को तो आरबीआई नहीं करती है। 1 रुपये नोट किसके द्वारा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा सारे टाइप ऑफ नोट को गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई नहीं करती है, इस पर ख्याल रखना, ठीक है ना। वो फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन भी होती है उस पर, और उसको गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसको इशू करती है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 क्या कह रहा है, हाँ ये सारे इंस्टीट्यूशन को देखना है, प्लानिंग कमीशन, पॉलिसी कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट कमीशन। याद रखिएगा आज का एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। देख लीजिएगा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सारी दिए हुए है, कह रहा है कि सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फ्रॉम द कोड गिवन। बोलो इनमें से कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है। इनमें से कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो याद रखिएगा इनमें से आपको फिनांस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। एंड इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए प्लानिंग कमीशन, पॉलिसी कमीशन और एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, पॉलिसी कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है ना। याद रखिएगा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर हम लोग बात करें फिनांस कमीशन की और इंटर स्टेट काउंसिल की तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न लिखा हुआ है इनके लिए कुछ प्रावधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है लेफर कर्व जो होता है ना वो किसी से रिलेटेड है।
ठीक है, तो ये टैक्स एंड इट्स रेट से इंक्लूडेड है, रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए रेफर कर क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है टैक्स और उसके रेट के बीच में, टैक्स कितना लगेगा और उसकी रेट क्या होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि प्रोडक्शन जो हो रहा है ना उसको डिस्करेज किया जाता है कि रेट को हाई करके, टैक्स के रेट को हाई करके। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है ना, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और उसकी रेट जो टैक्स कन्वर्जन होता है, ठीक है ना, वो हमारा एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज के लिमिट में रहेगा। ठीक है, 65 नंबर पे जाते हैं। 65 नंबर क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किन को कहा गया है। ठीक है, तो ये कहा गया है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को। आपको एम एस स्वामीनाथन के बारे में पता ही होना चाहिए, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहते हैं, कहा गया है यूएनईपी के द्वारा, ये याद रखिएगा। और एम एस स्वामीनाथन जो है ना उसको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये तो याद ही रख लीजिएगा भाई, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना, और उन्होंने इनको फर्स्ट फूड प्राइज भी मिला था, वो 1987 में मिला था। देखिए कुछ चीज़ें होती है जिससे फैक्ट्स निकल के आता है, उसको शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, उसकी एक डायरी रखिए और उसमें डाल दीजिए फटाक से। आज नहीं तो वो दो एग्जाम के बाद तीसरे एग्जाम में हेल्प कर ही देगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है बाय होम वॉज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किन के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये थी निर्मला सीतारमन जी। ठीक है ना, ये आपको पता ही है कौन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, और इसको लॉन्च किया कब किया गया था, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, फिनांस मिनिस्टर हैं, और इसको लॉन्च किया गया था 12 नवंबर 2020 को। इस स्कीम के तहत क्या था ना कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है। कब, तो कोविड-19 इरा के वक्त में प्रमोशन के लिए था। ठीक है ना, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है टिल व्हेन द टारगेट ऑफ 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसको GR कहते हैं, स्कूल एजुकेशन सेट अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें टारगेट लिया गया है कि 100% जो होगा वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होगा हमारा, मतलब हमारा एजुकेशन में बच्चों का 100% इनरोलमेंट होगा। कब तक किया गया है, तो ये आपको किया गया है 2030 तक, याद रखिएगा। सेंट्रल स्कीम है और ये काफ़ी इफेक्टिव हो रही है धीरे धीरे। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलते हैं 68 क्वेश्चन नंबर पे। कह रहा है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ऑपरेशन ग्रीन है ना, तो ये देखिए नाम से तो लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ, आप कुछ और मार दीजिएगा, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 68 का मिनिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है। इसको लाया गया सेल्फ रिलियंट इंडिया के अगेंस्ट के एम्बिट में। ठीक है ना, याद रखिएगा, सेल्फ रिलियंट आत्मनिर्भर भारत के एम्बिट में लाया गया है और इसको इंप्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और याद रखिएगा फेयर प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करती है ये। ठीक है ना, अब आते हैं 69 पे। 69 क्या कह रहा है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के बारे में हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। ऑप्शन 2 कह रहा है इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड कह रहा है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड गैट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि करेक्ट कोड को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, देखिए एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ है, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इंडिया द फाउंडिंग मेंबर, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो दो तो कट गया, मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन हमारा C है करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया टू रिप्लेस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस करके लाया गया WTO। कब लाया गया था, 1995 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 70 देख रहे हैं। कहता है हाउ मेनी लैंड्स आर कॉल्ड मार्जिनल होल्डिंग्स। ठीक है, कितने, हाउ मेनी लैंड्स को जो हैं उनको मार्जिनल होल्डिंग्स कहते हैं, तो उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है ना, तो ये सीधी सी बात है, 1 हेक्टेयर से कम होगा उसको मार्जिनल होल्डिंग्स कहेंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिनल होल्डिंग के लिए होना चाहिए लेस देन 1 हेक्टेयर, ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए स्मॉल होल्डिंग की बात करते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स की बात करेंगे तो वो होता है आपको 1.2 हेक्टेयर से होना चाहिए अप्रॉक्स। मीडियम होल्डिंग की बात करें तो वो होना चाहिए 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक। ठीक है, लार्ज होल्डिंग की बात करें तो ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर होगा, तो लार्ज होल्डिंग है किसी के पास। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 70। चलते हैं क्वेश्चन 71 पे। अब देखिए पूछ रहा है अ रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस इज नॉट इश्यूड इफ,
हैवियस कॉर्पस रीट को कब नहीं इश्यू किया जाता है ये समझते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई भी, देखिए इसको कब इशू नहीं करते हैं ना, इसकी सीधी सी बात है, अगर डिटेंशन जो हुआ ना वो लॉफुल है, दैट इज इफ द डिटेंशन इज डन अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। पहला कंडीशन क्या है, अगर डिटेंशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण हो रहा है, ठीक है, कोर्ट की अवहेलना उसकी वजह से हो रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर डिटेंशन जो है वो आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है ना, अगर डिटेंशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन है तब भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हैवियस कॉर्पस कब नहीं इशू होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कस्टडी इज लॉफुल, ये तो है, ये तो होगा ही। डिटेन इन कंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर कोर्ट, देखिए ये भी सही है। कस्टडी बाय द कोर्ट एंड द डिटेंशन टुक प्लेस आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है इन विच, देखिए, in which case the Supreme Court held that the Indian Constitution strikes a balance between the fundamental right and directive principle। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्राइक किया कि एक बैलेंस है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव डीपीएसपी के बीच में, ठीक है ना। वो कौन सा केस है तो ये हमको बताना है, और वो है आपको मिनर्वा मिल केस, ठीक है ना। देखिए हम लोग समझते हैं मिनर्वा मिल केस में था क्या। मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बैलेंस है। बैलेंस एक तरीके का मैग्नेट, वो पेन चेंज करता हूं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बैलेंस है किसमें, तो फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच का, ठीक है ना। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ये कहा गया मिनर्वा मिल केस में, ठीक है ना। देखिए सीधी सी ये बात कहा गया ना कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना और डीपीएसपी है ना, इसको इंटरवीन किया गया है एक प्रॉमिस के साथ। किस चीज़ के लिए, तो सोशल रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है, सोशल रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और आप समझिए ये दोनों एक तरीके के दो चक्के हैं, दो व्हील्स हैं किसी भी चैरियट के, ठीक है ना, समझ गया। और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, ये मिनर्वा मिल का कंडीशन है। उन्होंने इससे कंक्लूड किया था मिनर्वा मिल केस से, ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी दो व्हील्स हैं सेम चैरियट के, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि रिजल्ट कर सकता है इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी उसके लिए, ठीक है। तो समझते हैं। कहता है द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू द स्टेट, बिल्कुल सही है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्रेसिडेंट ही इशू करेंगे डायरेक्शंस, किसको, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जो स्टेट के हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, वो एक्सटेंड कर सकते हैं नॉर्मल टर्म लोकसभा की अंडर द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है ना, क्या कह रहा है। द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। आप बताइए, आप ये पॉसिबल है क्या, फंडामेंटल राइट कोई सस्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मेरा 3 कट गया, 3 से एलिमिनेट कर लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नो लुक नो फर्दर वाली कंडीशन है, फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बिल्कुल, नेशनल इमरजेंसी के वक्त में ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट। मान लीजिए कहीं सुनामी आ गई, ठीक है, वहाँ एक तरीके से आपको एक तरीके की इमरजेंसी लागू हो जाती है मान लीजिए, तो कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे हम ज़्यादा डाल सकते हैं, कहीं पे कम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं वो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, कह रहा है हु कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। याद रखिएगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कौन प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं जॉइंट सिटिंग की आर्टिकल क्या होती है। ये आर्टिकल होती है 108, आर्टिकल 108 जो होती है, आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग बुलाती है दोनों हाउसेस में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। और ये किसके द्वारा बुलाया था, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और इनमें से पूछ रहा है कि कौन प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो नहीं कर सकते प्रिसाइड वो है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और प्रिसाइड किया जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। और अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा एब्सेंस मतलब प्रेजेंट नहीं है, अगर लोकसभा के स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर,
ठीक है। तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे, ठीक है, मतलब उसको प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं कर सकते इसको प्रिसाइड, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 75 पे। कह रहा है हु वाज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन सितंबर 1946। सितंबर 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसको उसके चेयरमैन कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। कह रहा है अंडर आर्टिकल 110 अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स। एक आर्टिकल 110 कहता है मनी बिल के बारे में। अब उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, कोई भी बिल मनी बिल कब कहलाएगा, तो हम कुछ मैटर्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है टू लेवी रिड्यूस्ड और इंक्रीज टैक्स टू रेगुलेट इट और टू मेक एनी चेंज इन इट, ठीक है। किस किस मैटर्स में हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरा देखते हैं, टू टेक अ लोन, रेगुलराइज और मेक एनी चेंज इन एनी सरचार्ज और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, कहता है टू डिपॉजिट और विदड्रॉ सम मनी इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? वैसे फंड जहां से हमें जितने भी मॉनेटरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, बजट के लिए या फिर हमारे किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां वो पैसा गवर्नमेंट निकालती है। और कंटिजेंसी फंड होता है ऐसा फंड जो स्पिनिंग फंड होता है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि जैसे कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे कोरोना आ गया, ऑक्सीजन डिमांड बहुत है तो खर्चे बहुत है, मतलब कोरोना वैक्सीन बनवाना है, फ्री में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, तो कंटिजेंसी फंड होगा, तो वहाँ भी, तो ये भी करेक्ट है। 4 देखते हैं, कहता है मनी टू बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐसा जहाँ पे खर्चे और होंगे मनी में और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का यूज़ करना है, ठीक है। तो वो उसमें भी मनी बिल की बात होगी। तो 1 2 3 4 सारे का सारा करेक्ट है इसमें, तो ठीक है। तो 1 2 3 4 तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। याद रखिएगा, पूछ रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं ना, वो हेड होते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप के, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको लाया गया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थे ना उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ये कब किया गया, ठीक है ना, ये किया गया आपको 2015 में, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब देखिए 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में एंड द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी 2014 में ही आया था, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया कॉलेजियम सिस्टम से, ठीक है ना। कॉलेजियम सिस्टम किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, जो कि नए बॉडी से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 79 पे। कह रहा है हाउ मेनी एमपीज सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए एक आया जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, एक मिनट, हाँ, जजेज इंक्वायरी एक्ट आया 1968 में, ठीक है ना। इसने कहा कि कम से कम 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स चाहिए ही चाहिए सिग्नेचर टू इम्पीच, टू रिमूव अ हाई कोर्ट जज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। याद रखिएगा हाई कोर्ट के जज इम्पीच्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट भी इम्पीच्ड होते हैं, ठीक है ना। तो 100 लोकसभा के चाहिए और 50 राज्यसभा का चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 100 लोकसभा ए, 50 राज्यसभा बी, दोनों, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। देखिए सारे जगह पे है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो देखते हैं। तो देखिए नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम हैव पंचायती राज सिस्टम इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में वहाँ पे है। देखिए ट्रिक जानिए, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, NMM यहाँ नहीं है, बाकी सारे स्टेट में है। और अगर हम लोग यूटी की बात करें तो दिल्ली में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 81 पे चलते हैं।
81 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात किस आर्टिकल में करते हैं, तो वो आर्टिकल 266 है। ठीक है, वो आर्टिकल 266 है, याद रखना है। ठीक है ना, समझते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 266 क्या कहता है, एक प्रोविजन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। 267 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया CFI और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, याद रखिएगा इस दोनों के बारे में। ये आर्टिकल 266 है, ये आर्टिकल 267 है। और मैंने आपको बताया ना कि जो कॉन्टीजेंसी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया इससे पहले वाले में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक आर्टिकल 280 है ना, वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। ठीक है ना, 266 कंटीजेंसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 280 फिनांस कमीशन। याद रखिएगा, इसी तरीके से आर्टिकल याद होता है, क्वेश्चन के थ्रू, टॉपिक्स के थ्रू, धीरे धीरे आराम से जब हम उसको पढ़ते हैं। तो एक बार में लिस्ट बना के रटने से नहीं होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन में 82 पे। 82 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ लीडर्स दैट द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज सबमिट टू द इलेक्शन कमीशन एज अ स्टार कैंपेनर। तो जानिए कितने नंबर ऑफ लीडर्स को किसी भी कोई पार्टी है जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो सबमिट कर सकती है इलेक्शन कमीशन के पास स्टार कैंपेनर में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये होगी 40 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा 40 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है स्टार कैंपेनर के टर्म में। आते हैं क्वेश्चन में 83 पे। अब देखिए, कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय इज डन अंडर विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर किस आर्टिकल के तहत ग्राम न्यायालय की स्टेब्लिशमेंट की गई है। ठीक है, तो याद रखिए आर्टिकल 39A है। इन चीज़ों को क्यों याद रखना है पता है, क्योंकि एग्जाम में हमारा जो बिहार स्टेट है ना, वो खासकर ग्राम, म्यूनिसिपैलिटी, सेंटर स्टेट रिलेशन में काफ़ी घुसता है। ठीक है ना, तो समझिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 39A मैंडेट्स फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 39A के तहत ये मैंडेट किया गया है कि जो भी फ्री लीगल एड होंगे पुअर्स के लिए और वीकर सेक्शन के लिए सोसाइटी में, वो देना है हमें। ठीक है ना, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 114वें रिपोर्ट में यह बताती है, रिकमेंड करती है कि ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश कीजिए। किस चीज़ के लिए, स्पीडी, एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल जस्टिस टू द कॉमन मैन के लिए। तो दो चीज़ें याद रखनी है। फिनांस कमीशन की रिपोर्ट क्या कौन सी थी, 114वीं रिपोर्ट थी। ठीक है ना, जो बताती है कि आप देयर शुड बी अ ग्राम न्यायालय किस चीज़ के लिए, टू स्पीडी रिकवरी, स्पीडी, एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल जस्टिस के लिए। ठीक है ना, याद करिएगा आर्टिकल 39A है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए, इसी चीज़ को आप अगर लेक्चर में पढ़िएगा ना या फिर किसी बुक से पढ़िएगा तो आपको टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन अगर कहीं से टेस्ट लगा लीजिएगा ना तो मैं आपको कहता हूं ना कि तुरंत याद हो जाएगी ये। अब चलते हैं क्वेश्चन में 84 पे। अब कह रहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन हो सकते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है ना, उसमें स्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एस्ट्रिक मार्क होता है और उसको आपको रिप्लाई करना पड़ेगा जो मेंबर्स होंगे उनको। ठीक है ना, तो स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें मेंबर जो होता है एक ओरल आंसर वेयर चाहता है। ठीक है ना, उस हाउस में ओरल आंसर वेयर देना होगा आपको अगर एस्ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन जो ओरली आंसर किया जाएगा ना, तो वहां पे क्या होगा ना, एक तरीके का वाइवा हो जाएगा, मतलब क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि ओरल आंसर होगा एक दिन का। याद रखिएगा, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 20 क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में 85 पे चलते हैं। कहता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। किस आर्टिकल के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो याद रखिएगा ये है आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इन इंडिया। ठीक है ना, अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वाज द राइटर ऑफ सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण के राइटर कौन थे, तो बिल्कुल ये इनका नाम है यजन वाल्क्या। यजन वाल्क्या जो थे उनको क्रेडिट दिया जाता है विट्जेल के द्वारा। ठीक है ना, जो टर्म अद्विता है ना, दैट इज नॉन डुअलिज्म एंड आत्मन एंड ब्राह्मण। ठीक है ना, नॉन डुअलिज्म ऑफ आत्मन ब्राह्मण। हिज 2 वाइफ्स वेयर मैत्रिया एंड कात्यायनी। ठीक है, उनकी 2 वाइफ थी। देखिए, बिहार को मेंशन किया गया फर्स्ट टाइम में सतपथ ब्राह्मण। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत प्रोमिनेंट है। क्या है कि बिहार को मेंशन किया गया है सतपथ ब्राह्मण में, बिहार को मेंशन किया गया है। ठीक है, बिहार को मेंशन किया गया है पहली बार सतपथ ब्राह्मण में। इस क्वेश्चन को आप एकदम एस्ट्रिक मार्क मार के याद कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंगा वाज नॉट मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा अंग मेंशन नहीं था। ठीक है, अंगा जो जनपद थे जो मेंशन नहीं था। ठीक है ना, तो देखिए देखते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर। देखिए, जो भी है
ऑल ऑफ द अबव आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद दुर्गा, ये सारे मेंशन थे, स्वामी, अमत्या, जनपद, मित्रा, ये सारे मेंशन थे। साथ इनके साथ साथ में और कौन कौन मेंशन थे, दुर्गा, कोशा, दांडा, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिक्स्थ ऑथोरिटी ऑफ अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य ऑफ कौटिल्य, तो सारे मेंशन थे, ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीज को। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या कह रहा है। हु हेडेड लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह, शेरशाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को किन्होंने हेड किया था, तो वो थे आपको अहमद खान जी, ठीक है। अहमद खान वॉज द वन हु हेडेड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह। अब चलते हैं क्वेश्चन 89 पे। देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है, एक बार में आपको सारा तमार, चेर, हो, कोल सारे के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया टेस्ट को, ठीक है। चलते हैं, इनको मैच करना है डेट वाइज, ईयर वाइज से, ठीक है। एक मिनट पेन चेंज करने दे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोल पे चलते हैं, जो हमको याद होता है, जो मेजॉरिटी को याद होता है, 31-32, 1831, 1832, कोल सबको याद होगा, होना भी चाहिए, कोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको 4 का ए तो मिल गया, तो हम एक बार ऑप्शन में टहल लेते हैं। 4 का ए यहाँ कंडीशन है, 4 का ए यहाँ है, मतलब या तो सी या तो डी, ठीक है। अब देखिए हो पे जाते हैं। हो जो था आपका वो 20 से 21, 1820, 1821, ठीक है। तो 3 का हो गया डी, 3 का डी ये है, और तो ये कट गया, आंसर हमारा सी हो गया। लेकिन हम और देख लेते हैं, ठीक है। तमार रिवोल्ट 1789 से लेके 1794 तक था, ठीक है, तो सी हो गया। 1 का सी, 2 का चेर रिवोल्ट देख लेते हैं। चेर रिवोल्ट जो था 1771 से लेके 1800 तक चला था, ठीक है, तो बी हो गया। सी, बी, डी, ए, ठीक है, सी, बी, डी, ए, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। तमार रिवोल्ट था 1789 से लेके 94 तक। चेर रिवोल्ट था आपको 1771 से 1800 तक। हो रिवोल्ट था 1820 से 1821 तक। कोल था 1831 से 1832 तक। 2 याद रखते हैं, आपका काम बन जाता, ठीक है ना। हमेशा ऐसे कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, जरूरी नहीं है सर फोड़ने का, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्या कह रहा है, विच इंग्लिश कैप्टन वॉज नॉट डिफीटेड बाय बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा कौन सा ऐसा इंग्लिश कैप्टन था जो डिफीटेड नहीं हुआ था, जो डिफीट नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो वो था आपको लायल, याद रखिएगा। एक तो समझ लीजिए कि एक डनवर था आरा का कैप्टन, उसको हराया गया। मिलमैन को आजमगढ़ में हराया। देखिए कहाँ कहाँ किसको किसको हराया था। देखिए एक तो थे आपको डनवर, इसको आरा में हराया था, ठीक है। फिर आपको थे मिलमैन, इसको हराए थे वो आजमगढ़ में, ठीक है। ली ग्रैंड थे, उनको जगदीशपुर में ही हरा दिए थे, ठीक है। लायल जो थे ना, उन एसेसिनेट कर दिए गए थे। लायल जो थे उनको एसेसिनेशन हो गया था। कब हुआ था, तो 1857 के रिवोल्ट में ही, ये पटना में ही इनको मार दिया गया था। तो इनको बाबू कुंवर सिंह ने हराया नहीं था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 क्या कह रहा है, चोला किंग प्रांतक वन किनके द्वारा ये डिफीट किए गए थे, रक्सकुटाज रूलर के, कौन थे वो, ठीक है ना। याद रखिएगा, वो थे आपको कृष्णा थ्री। कृष्णा थ्री वॉज द वन हु हैज डिफीटेड द प्रांतक वन ऑफ चोला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, कह रहा है विच रूलर गेव द कोहिनूर डायमंड टू मलिक काफूर। मलिक काफूर वही जिसको 100 दिनारी भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, 1000 दिनारी, सॉरी 100 दिनारी नहीं, जो स्लेव थे, ठीक है ना। तो मलिक काफूर को कोहिनूर किसने दिया था, ये समझते हैं। तो ये थे आपको प्रताप रुद्रदेव, ठीक है ना। मलिक काफूर जो थे कैंपेन ले गए थे सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया भेजा था इनको, ठीक है। किसको, तो यादवा किंग को हराने के लिए रामचंद्र देव ऑफ देवानगरी इन 313। देखिए इनको साउथ के मिशन पे भेजा गया था, ठीक है ना। इसी का ख्याल रखना है हमको। अब देखिए, काकतिया किंग थे प्रताप रुद्रदेव टू, ठीक है ना। प्रताप रुद्रदेव टू जो थे वो काकतिया वंश से थे, कहाँ के, वारंगल के, 1309 से 1310 में। और होयसाला किंग वीरा बलाल थ्री जो थे वो, देखिए मेन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मलिक काफूर थे ना, इनको साउथ इंडिया एक्सपेंशन के लिए भेजा गया था, ठीक है। अब देखिए किंग जो प्रताप रुद्रदेव थे ना वारंगल के, उन्होंने ही दिया था कोहिनूर, ठीक है। किनको, तो काफूर को दिया था, और बाद में इसको अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया था, ठीक है ना। इतना ही समझना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहा है फिरोज तुगलक वॉज द डिसाइपल ऑफ विच सूफी सेंट। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो किसके डिसाइपल थे, तो वो थे बाबा फरीद के। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक की जो कंप्लीट उनकी जो
राज थी वो 1351 से लेके 1388 तक थी। याद रखिएगा ये किसके डिसाइपल थे, सूफी सेन फरीदुद्दीन गंज शंकर, जिसको बाबा फरीद भी कहते थे, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबा फरीद के थे। अब क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। कह रहा है मैच करना है हमको कौन सी बिल्डिंग और कस्टोडियन से, ठीक है ना, कस्टोडियन और बिल्डिंग से, ठीक है। तो हिंडोला महल, देखिए हिंडोला महल जो थे ना उसके कस्टोडियन थे आपको हुसंग शाह, ठीक है। तो 1 का हो गया बी। अब चलते देखते हैं पैलेसेस ऑफ बाज बहादुर रूपमती का, पैलेसेस ऑफ बाज बहादुर रूपमती का ये थे आपको, तो पैलेसेस ऑफ बाज बहादुर जो था जिसको रूपमती भी कहते थे वो थे सुल्तान नसरुद्दीन शाह, उनके जो कस्टडियन थे वो थे सुल्तान नसरुद्दीन शाह, सी हो गया, सेकंड का सी। अब देखिए कुशक महल की बात करते हैं हम लोग। कुशक महल के मोहम्मद खिलजी थे, ठीक है, महमूद खिलजी थे, सॉरी, कुशक महल के महमूद खिलजी थे, जिसको जो 7 महल का था, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका ए हो गया। अब हम लोग चलते हैं जहाज महल की बात करते हैं, वो थे गियासुद्दीन खिलजी का, कि उसके कस्टडियन थे, ठीक है, तो ये डी हो गया। तो BCAD हमारा आंसर हो जाएगा, BCAD। तो देखते हैं कौन सा है, तो ये ऑप्शन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। अब देखिए कह रहा है तेनाली रामलिंगा वॉज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी, तेनालीराम जो थे वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तो वो आपको तुलुप वंश से थे, ठीक है ना, याद रखिएगा तुलुप वंश से, ठीक है। और इसके फेमस रूलर एक कृष्णदेव राय हैं, इनके बारे में याद रखिए, कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस रूलर थे, ठीक है। और तेनालीराम जो थे ना वो उसी किंग के अष्टदिग्गज में थे, उनके दरबारी में, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन 96 पे। कह रहा है हु इम्प्लीमेंटेड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, और ये था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ये पोर्तुगीज गवर्नर थे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, जो 1505 से लेकर 1509 तक इंडिया के पोर्तुगीज के गवर्नर रहे इंडिया में, ठीक है ना। ये फॉलो किए थे ब्लू वाटर पॉलिसी को, साथ में इन्होंने बिल्ड फोर्ट करवाया था अंजादीवा में, कन्नूर एंड कोच्चिन में, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 97 पे। कहता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, थोड़ा स्पेलिंग एरर है मेरे को कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं पे मुझे इस तरीके का फील हो रहा है। श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया था इंग्लिश गवर्नर और किसके बीच में, तो वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए साइन किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, साइन किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और किया गया था थर्ड एंग्लो मैसूर वार में 1790 से लेकर 92 के बीच में। टीपू सुल्तान को डिफीट किया गया था, ट्रीट किया गया था, और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम को साइन कराया गया था, ठीक है ना, बिटवीन टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान। चलते क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, तो याद रखिएगा, देखिए केशव चंद्र सेन थे, MG रानाडा थे, आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। शिवनारायण अग्निहोत्री जी का कोई चर्चा नहीं है वहाँ पे, याद रखिएगा। पहली बात हमको ये बताते हैं कि प्रार्थना समाज, देखिए किन के इन्फ्लुएंस में, तो कौन कौन थे, तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो थे प्रार्थना समाज को फॉर्म किए थे बॉम्बे में 1867 में, ठीक है, ये फाउंडर थे 1867 में। अब एक चीज़ समझते हैं, किसके किसके हेल्प से, MG रानाडा की हेल्प से, आत्माराम पांडुरंग की हेल्प से, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ें एग्जाम में पूछता है, खासकर VPSC काफ़ी ओरिएंटेड है इन चीज़ों को लेके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, वी आर वेरी क्लोज। क्वेश्चन नंबर 99 देखते, कहता है शारदा एक्ट कब पास किया गया था, तो देखिए शारदा एक्ट को पास किया गया था, क्वेश्चन नंबर 99 इसको पास किया गया था 1930s में। देखिए शारदा एक्ट को पास किया गया 1930 में, किसके टेन्योर में, लॉर्ड इरविन, 1931 तक थे ना, लॉर्ड इरविन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड इरविन जो थे वो 1926 से लेकर 1931 तक थे, ठीक है ना, तो इन्हीं के टेन्योर में 1930 में शारदा एक्ट को पास कराया गया था, ठीक है, शारदा एक्ट को पास कराया गया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, शारदा एक्ट में एक प्रपोजल दिया था जिसमें मिनिमम एज जो मैरिज की थी वो 14 साल रखा गया था वुमेन के लिए एंड 18 ईयर रखा गया था मैन के लिए। देखिए 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर मैन, याद रखिएगा, इनका इतना अच्छा, ये काफ़ी अच्छा था शारदा एक्ट, ठीक है। 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अरेंज द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको सजाना है, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट हम इस पर आंसर लिखेंगे। देखिए वार्धा कमेटी जो था ना वो आया था 1937 में, 1937 में। एक चीज़ समझते हैं, सैडलर कमीशन जो आया था ना वो हायर एजुकेशन के लिए आया था, ठीक है, और ये आया कब था, सैडलर कमीशन आपको आया है 1917 से 19 में, 1917 से 1919 में, ठीक है। हैटॉक कमिटी ये आया था आपको 1929 में, ठीक है। सार्जेंट प्लान 1944 में, ठीक है। अब इसको क्रोनोलॉजी में संभालना है, सजाना है हमें, तो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको BCDA हो जाएगा, हमारा B आंसर हो जाएगा, ठीक है, BCDA हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं, देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजी। अब इसमें भी क्रोनोलॉजी संभालना है हमें, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या क्या ये समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एसेशन ऑफ कश्मीर टू द इंडियन यूनियन बाय द किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ एसेशन ऑफ कश्मीर टू द इंडियन यूनियन बाय द किंग ऑफ कश्मीर, कब ये डिक्लेयर किया गया था ये समझते हैं। सेकंड है मर्जर ऑफ जूनागढ़ विद इंडिया, जूनागढ़ कब मर्ज हुआ इंडिया के साथ। देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, जूनागढ़ मर्ज हुआ इंडिया के साथ वो हुआ है 20 जनवरी 1948 को, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियंस जो हुआ था ना वो 1948 को ये हुआ था, ठीक है। अब देखिए कैद आजम जी जो मोहम्मद अली जिन्ना जिनको कहते थे वो मरे हैं, आपको उनकी डेथ हुई है 11 सितंबर 1948 को। देखिए दोनों 48 में ही हुआ ना, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो ना चीज़ों को। तो 20 जनवरी 1948 को हुआ है मर्जर ऑफ जूनागढ़ विद इंडिया। डेथ ऑफ कैद आजम हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज़ समझते हैं। सरेंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद टू द इंडियन आर्मी, ये हुआ है आपको सरेंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद टू द इंडियन आर्मी। ये कब सरेंडर किया गया, ये किया गया है आपको 1948 में, लेकिन ये किया गया 22 सितंबर 1948 को, ठीक है। और अब हम लोग समझते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एसेशन ऑफ कश्मीर टू द इंडियन यूनियन बाय द किंग ऑफ कश्मीर, ये किया गया है 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। तो 1 2 4 3 जो सीक्वेंस मिल रहा है 1 2 4 3, तो ये आपको हो जाएगा 1 2 4 3, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ सितंबर 1948 11 सितंबर। प्रिंसली स्टेट जो हैदराबाद थी वो सरेंडर करती है इंडियन आर्मी के सामने 22 सितंबर 1948 को, ये सही है। मर्जर ऑफ जूनागढ़ कब मर्ज हुई इंडिया में, तो वो भी 1948 20 जनवरी 1948 को, ठीक है। कश्मीर कब डिक्लेयर किया खुद को इंडियन यूनियन बाय द किंग ऑफ कश्मीर, ये 1947 में। कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत याद रखिए। आपसे इससे क्या होगा ना, देखिए क्वेश्चन बहुत वो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछे ना पूछे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके एक बिट से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए कुछ प्रोमिनेंट लिस्ट है जहाँ रिबेलियन दिया हुआ है और उसके लीडर्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। समझते हैं, देखिए तो कौन कौन हो जाएगा। देखिए खासी रिबेलियन को जो थे ना उनके थे तीरथ सिंह, खासी के थे तीरथ सिंह, ठीक है। अब हम बात करते हैं अहोम रिबेलियन की, ठीक है। अहोम के थे गोमधर कुबर, ठीक है। अहोम के थे गोमधर कुबर। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा। अहोम के हो जाएंगे गोमधर सिंह, तो बी क्या हो जाएगा 4, तो बी 4 ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन तो आपको यहीं एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम और आगे जाएंगे। खोंड जो थे उसके थे चक्रा बिशोई, ठीक है। खोंड के चक्रा बिशोई थे। और अब बात करेंगे हम लोग संथाल रिबेलियन, तो ये तो कौन नहीं जानता है, सिद्धू कान्हू थे। तो डी का 1 हो गया, डी का 1 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 4 और सी का 2, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। खासी रिबेलियन जो थे उसके थे आपको तीरथ सिंह। अहोम रिबेलियन की बात करें तो वो गोमधर सिंह, गोमधर कुंवर कहते हैं उनको। खोंड रिबेलियन की बात करें हम तो वो थे आपको चक्रा बिशोई। और अगर हम संथाल रिबेलियन की बात करें तो सिद्धू कान्हू थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड अफगान वॉर, दूसरे अफगान वॉर के वक्त कौन थे, तो लिट्टन थे, ठीक है। देखिए सेकंड अफगान वॉर जो है ना वो फॉट किया गया था 1878 से 1880 तक, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए। और उस वक्त के वाइसराय थे लॉर्ड लिटन 1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया था, ब्रिटिश ने बहुत हेवी प्राइस पे किया था इस वॉर को जीतने के लिए, याद रखिएगा। तो लिटन थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। 104 क्या कह रहा है, हु सेड दैट द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी नो वन विल बिलीव दैट अ मैन विद सच बॉडी एंड सोल इवर वॉक दिस अर्थ, ठीक है ना। जब महात्मा गांधी की असैसिनेशन की गई तो किन्होंने कहा ये चीज़ कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि ऐसे लोग भी ऐसी बॉडी और ऐसे सोल के साथ इस धरती पे चले थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है ना। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है और बीपीएससी आजकल स्टेटमेंट्स पे बहुत क्वेश्चन पूछती है, इसका ख्याल रखना है हमें। चलते 105 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कहता है इन द ईयर 1922 भील सेवा मंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भील सेवा मंडल को 1922 में किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था अमृतलाल विठलदास ठक्कर के द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिडन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसको स्टार कर लीजिए। हिडन क्वेश्चंस कहने का मतलब कि आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर किसी बुक्स में भी अगर आप पढ़ते हो ना तो उसको जल्दी से पढ़ के निकल जाते हो, ठीक है। याद रखना है, याद रखिएगा। और ये गुजरात में हुआ था, गुजरात के थे, दाहोद जगह के। और इनको और भी एक नाम से जाना जाता है जिनको ठक्कर बप्पा कहते हैं, ठीक है ना। और ये किया गया 1922 में, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 106 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द। देखिए पहले तो इनकरेक्ट पे मैं टिक करूंगा, फिर किसके द्वारा पूछा जा रहा है, अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था उसके अबाउट पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो कब इसमें क्या गलत है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए पहली चीज़ हम समझते हैं, जो प्रपोजल था अगस्त ऑफ 1940 का, उसमें क्या क्या प्रपोजल्स था, ठीक है। तो उसमें था आपको पहला प्रपोजल डोमिनियन स्टेटस का, तो ये सही है, डोमिनियन स्टेटस वेयर क्लियरली मीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन इट, तो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या सही था। देखिए अब देखिए, देयर वॉज नो चेंज इन द वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, हम आगे चलते हैं उसके बाद फिर बात करेंगे। देखिए आफ्टर द वॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू डिसाइड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये भी सही था, एब्सोल्युटली करेक्ट था, ये सी तो हमारा करेक्ट होगा कि वॉर के बाद ही डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है ना। पहले वॉर हो जाने दो, पहले तुम आ जाओ मेरे साथ सपोर्ट कर दो, उसके बाद बात करेंगे। अब चलते हैं हम लोग डी पे। कहता है नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अडॉप्टेड विदाउट टेकिंग द माइनॉरिटीज इनटू कॉन्फिडेंस, ये भी बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोग माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो देखिए ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, तो जो करेक्ट नहीं है उस पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो उसमें बी करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे, ठीक है ना। हाँ 107 पे कहते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है वाई इज द लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट टू इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो वाई इज द लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री, मैं इंडियन सोसाइटी बोल रहा था बट इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, इट ब्रॉट द बोथ द मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बिल्कुल 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था ना, उसके बाद 1916 में दोनों को साथ बैठाया गया था, और बैठने का रीजन सिर्फ एक था, कैलिफट, खलीफा के लिए, ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन के साथ इंडिया को जोड़ना था इसलिए। अब चलते हैं ऑप्शन बी पे, कहता है इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल मूवमेंट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बिल्कुल गांधी जी का भी कहना था, ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, तो ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट हो गया। कह रहा है थर्ड, द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस मेड एन अलायंस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर एक अलायंस बनाती है, एनिमी कॉमन थी ब्रिटिश, ठीक है। अब कहता है इट वाज अटेंडेड बाय द महात्मा गांधी, बिल्कुल ये भी करेक्ट था, ठीक है ना, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर हम लोग चीफ आर्किटेक्ट की बात करें ना, तो बाल गंगाधर तिलक प्लस मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, याद रखिएगा, चीफ आर्किटेक्ट फॉर लखनऊ पैक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है ना। चलते 108 पे, 108 क्या कह रहा है, हु वाज द ट्रिपेराइट पैक्ट अगेंस्ट द हैदर अली इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 17। तो देखिए ये जो ट्रिपेराइट पैक्ट पूछ रहा है ना, ये हुआ था आपको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के वक्त, और ये कौन कौन थे, ये जो पैक्ट था ना बेसिकली, इसमें क्या क्या थे ये देखते हैं। 1766 में ब्रिटिश, मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन तीनों ने मिलकर एक ट्रिपेराइट ट्रीटी को साइन किया था, किसके अगेंस्ट, तो हैदर अली के अगेंस्ट। याद रखिएगा, ब्रिटिश, मराठा एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये तीनों मिलके किसके अगेंस्ट, तो हैदर अली के अगेंस्ट, समझ लीजिए वो कितने पावरफुल थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वो होने वाला था, तो हैदर सून गॉट द मराठाज ऑन इट साइड, तो मराठा निकल के हैदर के साइड आ गए थे, ठीक है। अब कब आए थे, अप्रैल 1967 में निज़ाम, मराठा एंड ब्रिटिश आर्मी टुगेदर अटैक्ड हैदर अली, याद रखिएगा, निज़ाम, मराठा एंड हैदर अली निकल के अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन थे, ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद तीनों थे, तो यहाँ मोर देन वन ऑफ दी वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे, कहता है 109 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इन द लोकल लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1700 में या फिर 1699 में खुला था, जिसको 1700 मान सकते हैं आप, ठीक है ना। याद कीजिएगा, फोर्ट विलियम्स कॉलेज था वो, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और ये वेलेस्ली के द्वारा खोला गया था। आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 110 पे। 110 क्या कह रहा है, विच वुमेन कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1974, 1974 के बाद, ठीक है ना, कौन सी वुमेन है जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की हैं, ठीक है ना। तो वो है अरुणा असफ अली, ठीक है, दिल्ली में इनके नाम पे मार्ग भी है, अरुणा असफ अली मार्ग IIT दिल्ली के पास, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए अरुणा असफ अली जो थी ना, वो 1974 के बाद ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा था। 1950 में वो ज्वाइन की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन विंग थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसकी हेड थी ये, ठीक है ना। ये इलेक्टेड मेयर थी दिल्ली की 1958 में, इलेक्टेड मेयर थी दिल्ली की 1958 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 111 पे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड लास्ट, सबसे लास्ट कौन हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। चौरी चौरा इवेंट तो आपको पता ही है कब हुआ था, 1922 में, 1922 में। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के पास। दांडी, ठीक है, दांडी यात्रा हुआ था 1930 में, ये तो बच्चे को भी पता होगा। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, ठीक है।
अब देखिए कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में, ठीक है। तो आप समझ लीजिए सबसे लास्ट में कौन हुआ था, तो सबसे लास्ट में हुआ होगा आपको डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड 1932। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 112 से चूज द रॉन्ग वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग करना है, रॉन्ग खोजना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है द आईएनसी सेशन ऑफ 1905 डिक्लेयर द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज एज इट्स गोल। 1905 का तो कोई सेशन, तो ऐसा कोई बात ही नहीं था, 1906 में ये सेशन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको प्रिसाइड किया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, ठीक है ना। 1987, 1906, 1983 शायद यही तीनों था जिसको दादा भाई नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दूसरी बात ये बताता हूँ, तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो आंसर तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और, ठीक है। तो पहला आंसर होगा हमारा। और सेकंड क्या कह रहा था, द इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इंडियन होम रूल लीग को स्थापित किया गया था। अनुशीलन समिति की बात करते हैं, ये एक वीकली मैगजीन है जो स्टार्ट करता है, अनुशीलन समिति था, वो एक वीकली मैगजीन स्टार्ट किया, इसका नाम था युगांतर। अनुशीलन, याद रखिएगा, अनुशीलन समिति स्टार्ट किया था वीकली मैगजीन युगांतर, और ये 1902 में खुला था, ठीक है ना। और अभिनय भारत की बात करें तो 1904 में खुला है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन डी पे, कह रहा है द बर्लिन कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1915 बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड भूपेंद्रनाथ दत्त। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वो ये बात है ना कि देखिए भले ही आंसर हमें पता चल गया कि हमारा ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इन जो तीन ऑप्शन है ना, इससे आपको आपकी नोट्स को स्ट्रेंथ मिल गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो टेस्ट से निकालनी होती है, वो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। हर बुक में हर जगह ये नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो इधर उधर मिलेगा, आप एक जगह कलेक्टेड नहीं मिल सकता। टेस्ट का यही फायदा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करें तो फाउंड किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अनुशीलन समिति की बात की जाए तो वो एक स्टार्ट किया था वीकली मैगजीन युगांतर। बर्लिन कमेटी जो है वो 1915 में फॉर्म किया गया था, किनके द्वारा था, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 113 पे। 113 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनल अवार्ड एंड द पूना पैक्ट हाउ मेनी सीट्स वेर अलॉटेड टू फॉर दलित्स। देखिए कम्युनल अवार्ड के तहत किया गया था 71 और पूना पैक्ट के तहत किया गया था 147, ठीक है। तो याद रखिएगा कम्युनल अवार्ड के थ्रू किया गया था 71 और पूना पैक्ट के द्वारा 147, किसके लिए, तो दलित्स के लिए अलॉट किया गया था, ठीक है ना। अब चलते 114 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही फ्रॉम बिहार। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही फ्रॉम बिहार वाज श्री कृष्ण सिंह, आवर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार, ठीक है ना। श्री कृष्ण सिंह जी थे, याद रखिए, इनको तो आप भूलिएगा नहीं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 115 पे, कह रहा है चौकीदारी टैक्स जो बायकॉट किया था बेगूसराय से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ये चौकीदारी टैक्स को बायकॉट करने की बेगूसराय से स्टार्ट किया गया था। ये किस पार्ट का मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से किस तरीके से लिंक था, ठीक है ना। तो ये आपको जुड़ा हुआ था बेसिकली सीडीएम से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी ने सीडीएम को कब स्टार्ट किया था, तो जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था सीडीएम को स्टार्ट किया था। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, स्टार्टिंग ऑफ सीडीएम, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कहता है वेयर वॉज द सॉल्ट सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया। सबसे पहली बार सॉल्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था, तो एक साथ दो जगह पे हुआ था, चंपारण एंड सारण, याद रखिएगा, एक साथ दो जगह पे हुआ था, चंपारण एंड सारण, ठीक है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अप्रैल 16 1930 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, अप्रैल 16 1930 को स्टार्ट किया गया था। और चंपारण एंड सारण, सीएससी ले लीजिए, चंपारण सारण में चले जाइए। चंपारण सारण में सॉल्ट सत्याग्रह पहली बार स्टार्ट किया गया था इंडिया में, बिहार में, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 117 पे, क्या कह रहा है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 इन बिहार वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1928 में बिहार में, उसको प्रेसाइड किया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। in which it was decided to completely boycott the Simon Commission in Bihar among its other member who were from the Bihar। याद रखिएगा, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में बिहार में, उसको प्रिसाइड किया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि कंप्लीट बायकॉट करना है साइमन कमीशन का बिहार में। तो इसमें और कौन कौन से मेंबर थे, तो याद रखिएगा उसमें सर अली इमाम जी भी थे, ठीक है। और इनके साथ अली इमाम जी के साथ और कौन से, MSNI, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी एंड JP प्रधान, याद रखिएगा सुभाष बाबू थे इसमें, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 118 पे, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वही हमारे देश के वासियों सरोजिनी नायडू वाज द वुमेन प्रेसिडेंट। अच्छा हाँ, मैंने मेरे प्यारे देशवासियों क्यों बोला, इनका एक UN में एक स्पीच है, आप जाके देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। साड़ी पहन के पूरे एकदम इंडियन ट्रेडिशन में, ट्रेडिशनल वियर में इन्होंने उस वक्त किया था, तो आप देख लेना, वो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा है वो कंटेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 हो गया हमारा। 119 पे चलते हैं, कहता हु फाउंडेड द खालसा पंथ। खालसा पंथ
को फाउंड किसने किया? देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह वॉज द फाउंडर और 9th गुरु ऑफ सिख एंड फादर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु तेग बहादुर जो थे ना, गुरु तेग बहादुर जो थे ना, वो 9वें गुरु थे सिख के और फादर थे गुरु गोविंद सिंह के, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसको कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा 1675 में। कब किया गया था? 1675 में, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि वो रिफ्यूज कर दिए थे इस्लाम में कन्वर्ट करने से, ठीक है ना। तो और गुरु गोविंद सिंह इसी से वो इंस्पायर हो गए, मतलब इसी से अपने आप को डिसिप्लिन कर गए, वो स्टेब्लिश किए थे मिलिट्री फोर्स और ऑर्गेनाइज किए थे अपने फॉलोअर्स को, और उसी को खालसा पंथ कहा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। खालसा गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है और गुरु तेग बहादुर जी की एक तरीके से बदला लेने के लिए, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन 120 पे। 120 क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये तो जॉर्ज यूल थे, ये तो सबको पता होना चाहिए। जॉर्ज यूल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन 121 पे चलते हैं। कह रहा है द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज कंपेयर टू ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये 5.5 घंटे अहेड है हम लोग, ये तो पता होना चाहिए, 5.5 घंटे अहेड है हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया जो है उसको कंसीडर किया जाता है 82 डिग्री हाफ मिनट पे, ठीक है। ये क्या? ईस्ट लैटिट्यूड में, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, और ये पास करता है मिर्ज़ापुर से, वही मुन्ना भैया वाला मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद के कलीन भैया, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से पास करता है। क्वेश्चन 122 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 122 पे कहते हैं, देखिए, कहता है जालेपला पास कहाँ से पास? जालेपला पास इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? किस रिवर के द्वारा जालेपला पास बनता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग देख लेते हैं। ये बनाया जाता है बाय रिवर तिस्ता रिवर, याद रखिएगा। ये जालेपला पास कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। ये लोकेटेड है आपको सिक्किम में, ठीक है, और ये तिस्ता रिवर के द्वारा बनाया गया है। जबकि जोजिला पास जो है, अब हम लोग जोजिला पास की बात कर लेते हैं, वो पास लोकेटेड है हिमालयाज के पास ही, ठीक है ना, और ये बनाया गया है इंदस रिवर के द्वारा। तो जोजिला की बात करें हम लोग, जोजिला पास की बात करें तो ये बनाया गया है आपको इंदस रिवर के द्वारा, ठीक है। सिपकीला की बात करें तो सतलज रिवर से, सिपकीला की बात करें तो सतलज रिवर के, ठीक है, सिपकीला सतलज, जोजिला इंदस, तिस्ता से सिक्किम, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक चीज़ और ये बता देता हूँ आपको, काराकोरम पास जो है वो लद्दाख रीजन में है और वो हाईएस्ट पास है इंडिया का। काराकोरम जो है वो लद्दाख में है और ये हाईएस्ट पास है, ठीक है, हाईएस्ट पास है इंडिया का। तो यहाँ से 3 चीज़ें निकली, 3 फैक्ट्स, इसको आप किसी नोट्स में डाल के या फिर आपको याद ही होना भी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पे। कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड टू जयपुर सिटी फ्रॉम विच रिवर? किस रिवर से जयपुर सिटी में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाते हैं? तो ये होता है बाणगंगा के द्वारा, ठीक है ना। बाणगंगा जो है वो सप्लाई करती है जयपुर सिटी में पानी को, ठीक है ना। और एक डैम उस पर बिल्ट है जो कि जम्बाम नगर में एक डैम है, उसी से इसको सप्लाई मिलती है, ठीक है ना। बहरात हिल यहीं से के पास ओरिजिनेट होती है ये जयपुर में, और ये ज्वाइन करती है यमुना रिवर को फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। बाणगंगा की बात कर रहे थे। अब चलते 124 नंबर पे। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन गारो, खासी एंड जयंतिया हिल? मेघालय में 3 हिल का लोकेशन है, गारो, खासी, जयंतिया, एकदम सीरीज में है, याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, गारो, खासी, जयंतिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि मेघालय में यहाँ से किस टाइप का सॉइल मिलता है, ठीक है ना, तो वो है आपको रेड सॉइल, याद रखिएगा। रेड सॉइल जो है वो गारो, खासी एंड जयंतिया हिल पे पाई जाती है मेघालय में। और इसके साथ साथ में रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, दैट इज झारखंड वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल में, ये सब में, ठीक है ना। अच्छा, रेड एक क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है कि आखिर रेड कलर आती कैसे है? तो ये आती है आपको आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड कलर आती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड? गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आपको हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर से। बादामी रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू स्पाइस प्रोडक्शन, बादामी रिलेटेड है स्पाइस प्रोडक्शन से, और ब्राउन रिवोल्यूशन है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, ठीक है ना। और अगर बायोडीजल की बात करें तो उससे एक स्कीम रिलेटेड है, कृष्णा कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो याद रखिए गोल्डन रिवोल्यूशन जो रिलेटेड है वो हॉर्टिकल्चर से है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 126 पे। कहता है आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, मिसमैच्ड पेयर। देखिए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये तो कटक में है, ये मुझे पता था, ठीक है ना। एक चीज़ और जान लीजिए, कटक के आसपास से ही महानदी रिवर निकलती है, जहाँ पे महानदी रिवर है, जिसपे हीराकुंड डैम है, ठीक है ना, और ये कटक उड़ीसा में है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, हाँ, पूछ रहा है आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर पूछ रहा है, ठीक है, देखते हैं। सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब नेशनल रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो कोचीन में,
नहीं है, ये इसका याद रखिए, कोचीन में नहीं है, ये आपको कोट्टायम केरल में है, सॉरी। तो देखिए नेशनल रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो कोचीन में ही है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। अब देखिए सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो मैसूर में नहीं है, वो आपको है कोट्टायम केरल में, ठीक है ना। तो ये गलत है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मिसमैच्ड पेयर खोजना है तो डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 127 पे। अब देखिए कह रहा है खास ट्राइब जो है वो किस स्टेट में इंडिया के फाउंड मिलता है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। खास ट्राइब जो होता है वो जुआसर भाबर रीजन में जो उत्तराखंड है उस वहाँ मिलता है, ठीक है ना। ये एक पॉलीगेमस ट्राइब है। लेप्चा एंड लिम ट्राइब्स वो फाइंड होता है सिक्किम में। सिक्किम की बात करें तो लेप्चा और लिम सिक्किम में मिलता है, और खास ट्राइब की बात करें तो उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है ना। टोडा ट्राइब की बात करें तो तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है ना। टोडा ट्राइब की बात करें तो तमिलनाडु में मिलता है। अगर गद्दी कास्ट की बात करें तो हिमाचल में मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 128 पे। कह रहा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑलिव रिडल टर्टल ब्रीडिंग साइट इज लोकेटेड इनसाइड विच नेशनल पार्क। ये भितरकनिका नेशनल पार्क है जो ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 129? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, घटते हुए क्रम से, ऑफ द स्टेट्स विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, गाँव की पॉपुलेशन की बात हो रही है, और वो कहाँ का है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, जहाँ सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम एंड ओडिशा। याद रखिएगा रूरल पॉपुलेशन सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ है, तो वो सबसे पहले हो जाएगा हिमाचल, और सबसे कम है आपको उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है ना, वो भी घटते हुए क्रम से। तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा, फिर बिहार, फिर असम, फिर उड़ीसा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। कह रहा है इन विच स्टेट द फेमस देसगढ़ कोलफील्ड लोकेटेड। देसगढ़ कोलफील्ड कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको लोकेटेड है उड़ीसा में। याद रखिएगा देसगढ़ एंड तलचर आर द टू मेजर कोलफील्ड्स ऑफ उड़ीसा। धनबाद एंड गिरिडीह जो है वो मेजर कोलफील्ड है आपको झारखंड का। रायगढ़ कोलफील्ड लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। रानीगंज एंड आसनसोल कोलफील्ड लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। फिर से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो गिरिडीह और धनबाद है, ठीक है, धनबाद है। और देसगढ़ एंड तलचर बात करें तो ये आपको है उड़ीसा में। रायगढ़ कोलफील्ड की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज एंड आसनसोल कोलफील्ड की बात करें ना तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। रानीगंज में कोल बेड मिथेन भी मिलता है, ठीक है ना। अब 131 पे आते हैं। कह रहा है इन विच कंट्री इज द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड। कालाहारी डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है, ये बोत्सवाना में लोकेटेड है, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड है बोत्सवाना में। बोत्सवाना एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका की। बोत्सवाना एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका की। गोबी डेजर्ट लोकेटेड है मंगोलिया में। अगर मंगोलिया की बात करें तो यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, ठीक है ना, ये मंगोलिया में है। मंगोलिया प्लस चाइना दोनों समझ लीजिए, ठीक है, मंगोलिया प्लस चाइना दोनों में है। और ग्रेट सैंडी एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड ऑस्ट्रेलिया में। तो सैंडी प्लस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ठीक है ना। और अगर हम लोग पूरी लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें वर्ल्ड की तो वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है। अब चलते 132 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। कौन सा ऐसा आइलैंड है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो वो है आपको लुजोन। लुजोन याद रखिएगा, लुजोन ऐसा आइलैंड है जो कि लोकेटेड नहीं है इंडिया ओशन में। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लुजोन आइलैंड जो लोकेटेड है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, इंडियन ओशन में नहीं है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे आइलैंड बोर्नियो हो गया, मेडागास्कर हो गया, सुमात्रा हो गया, सुलावेसी हो गया, जावा हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारा इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन 133 पे। कह रहा है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ लिस्बन। लिस्बन सिटी किस रिवर पे के बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो लिस्बन सिटी जो है ना वो आपको टुनगुस जो एक टुंगुस रिवर है ना उसके बैंक पे सिचुएटेड है। याद रखिएगा लिस्बन जो है ना वो पुर्तगाल का कैपिटल है। ये सिचुएटेड है बैंक ऑफ रिवर टुंगुस रिवर। द सिटी ऑफ डबलिन इन आयरलैंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिफी। लिफी की बात करें तो यहाँ पे डबलिन है, लिफी के पास डबलिन शहर है और आयरलैंड है, ठीक है ना। याद रखिएगा हंगेरियन सिटी बुडापेस्ट सिचुएटेड है बैंक ऑफ दुनावे रिवर पे। दुनावे के पास में जो है बुडापेस्ट है, ठीक है ना, दुनावे के पास है बुडापेस्ट। और अगर हम हंगरी की बात करें, हाँ बुडापेस्ट हंगेरियन वही है, ठीक है ना। और एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं, कैपिटल ऑफ यूएसए वॉशिंगटन लोकेटेड है, वो बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर, पोटोमैक के रिवर के पास में वॉशिंगटन सिटी है, ठीक है, जो कैपिटल है यूएसए का, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 134। कह रहा है द ट्रीटी कनेक्टिंग द जावा सी एंड द इंडियन ओशन। ऐसा कौन सा ट्रीटी है जो जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, तो वो है तब को सुंडा ट्रीटी और सुंडा स्ट्रेट भी है यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखिएगा कुछ स्ट्रेट्स हैं जो सीज को ज्वाइन करती है, ठीक है, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए सुंडा तो को पता चल गया। अब देखते हैं पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट आपको बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है,
ठीक है ना। एक चीज़ और जान लीजिए, पाक स्ट्रेट के बीच में ही एक है जिसको हम लोग कहते हैं डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी खोला गया है, जिसको सी काओ कहते हैं, ठीक है ना। सी काओ के साथ ये, क्योंकि ये ग्रास खाती है, सी ग्रास खाती है, ठीक है ना। और इसकी कंजर्वेशन रिसर्च भी खोला गया है अभी तमिलनाडु में। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 135 पे। कह रहा है इन विच स्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, इज द ओजोन लेयर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव शिल्ड ऑफ द अर्थ फाउंड। ओजोन लेयर कौन से लेयर में पाया जाता है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन, याद रखिएगा। और इसकी एक्सपेंशन जो है ना वो फाइंड होती है अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है ना उसकी लेयर होती है, एक्सटेंशन होती है 50 किलोमीटर पे। ये यूवी रेज जो अर्थ से आती है, जो सन से आती है, जो कि यूवीसी होती है ना, यूवीसी जो बहुत हार्मफुल है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे अर्थ पे आने नहीं जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि ओजोन में छेद नहीं होना चाहिए, अगर छेद हो जाता है तो हमारे तक पहुंच जाएगा यूवी से, हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए तो इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विथ विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ बिहार। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिहार में अगर मैक्सिमम रेनफॉल की बात करें तो वो किशनगंज है। यहाँ पे आपको एक तरीके से पाइनएप्पल की खेती भी होती है, यहाँ पे आपको टी की भी खेती होती है, मैक्सिमम रेनफॉल भी होती है, ठीक है, किशनगंज, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ सोमेश्वर हिल। सोमेश्वर हिल की हाईएस्ट पीक क्या है? तो 874 मीटर। तो ये तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, सोमेश्वर हिल कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका टॉप पार्ट है ना वो बाउंड्री बनाता है बिहार और नेपाल का, याद रखिएगा। इसका टॉप पार्ट जो है वो बाउंड्री बनाता है बिहार और नेपाल का। हाईएस्ट पीक इसका जो है वो 874 मीटर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ध्यान रखना है। चलते 138 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर इज नॉट लोकेटेड इन राजगीर। राजगीर में इनमें से कौन सी जो रिजर्वायर है वो नहीं लोकेटेड है? देखिए, सूर्या कुंड लोकेटेड है, नानक कुंड लोकेटेड है, मखदूम कुंड लोकेटेड है, बट जो लोकेटेड नहीं है वो है सीता कुंड। सीता कुंड लोकेटेड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, सीता कुंड लोकेटेड नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। देखिए यार, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चंस बनाने में, सीरियसली, क्योंकि क्वेश्चन से बनाना नहीं होता, उनके बारे में जानना होता है, फिर बताना होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट सच में अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नहीं लग रहा है तो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुन के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरा कंटेंट रियली में अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कंटेंट और लाऊं ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं इसकी PDF डाल दूंगा अभी जस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप ID पे, ISPC सिंप्लीफाइड पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बदुआ रिजर्वायर लोकेटेड। बदुआ रिजर्वायर जो लोकेटेड है वो भागलपुर में लोकेटेड है, ठीक है। बदुआ रिजर्वायर लोकेटेड है भागलपुर में। ये स्टेब्लिश हुआ था 1965 में। किस रिवर पे? बदुआ रिवर पे। तो अब एक चीज़ और पता चल गया ना, बदुआ रिवर जो है वो आपको भागलपुर रीजन में, ठीक है ना। चंदन रिजर्वायर लोकेटेड है, वो भी लोकेटेड है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। तो उसको स्टेब्लिश किया गया 1972 में, ठीक है ना। किस रिवर पे? चंदन रिवर पे। तो चंदन रिवर और बडुआ रिवर दोनों है भागलपुर में, और भागलपुर में ही चंदन रिजर्वायर और बडुआ रिजर्वायर बनाया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दुर्गावती रिजर्वायर की बात करें तो वो रोहतास में है। दुर्गावती रिजर्वायर की बात करें तो रोहतास में है, वो सिचुएटेड है दुर्गावती रिवर पे। अब आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स एंड रग्स। कारपेट्स और रग्स बनाने के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत फेमस है? वो है औरंगाबाद। याद रखिएगा, औरंगाबाद कारपेट्स और रग्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, और इसकी जो रीजन है ओबरा रीजन, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है ना, याद रखिएगा। गया एंड पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। गया और पटना जो है कॉटन के लिए फेमस है। अब देखिए, ये हो गया 140 क्वेश्चन। अब ये रही मैथ्स से क्वेश्चन। तो मैथ्स से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कर तो दूंगा मैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों के पे छोड़ता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट 140 क्वेश्चन ऑफ इम्तिहान एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑफ BPSC। लगे रहिए मेरे साथ, ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट सही में अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत लगता है। जॉब के साथ करता हूँ, 8 घंटे जॉब करके आता हूँ, फिर यहाँ बक बक करता हूँ, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।